पुस्तक 25, अध्याय 1, डाउलॉर्ड सोलेस्की। एक बड़े जहाज के ऊपर जो अंतरिक्ष के शून्य में आगे बढ़ रहा था। बैठो। फटेहाल बूढ़ा आदमी कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसके सामने एक मेज रखी थी। मेज फलों और शराब से सजी थी और जी निंग बूढ़े आदमी के सामने बैठ गई। ओह ठीक है, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। फटेहाल बूढ़ा मुस्कुराया। मैं वास्तेवेन पैलेस के 3 महल मालिकों में से एक हूँ, डाउलॉर्ड सोलेस्की। 3 महल के स्वामी। निंग आश्चर्यचकित था। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने जो जानकारी छोड़ी थी उससे पता चला कि वास्तेवेन पैलेस में केवल 2 ही महल स्वामी थे। वास्तेवन पैलेस के सभी सदस्य एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते हैं। हमारे बीच कोई अंतर नहीं है, फटेहाल बूढ़े ने समझाया। जो कोई भी संसार डाउलॉर्ड बन सकता है उसे पैलेस लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। कुछ समय पहले वास्तेवन पैलेस ने एक नए संसार डाउलॉर्ड को जन्म दिया है। निंग मन ही मन आश्चर्यचकित था। यह वाकई अविश्वसनीय था। उनके संगठन में कुल 3 डाउलॉर्ड थे। वास्तेवेन पैलेस वाकई एक समृद्ध और शक्तिशाली जगह थी। पहले आपने कहा था कि नॉर्थवेस्ट ने आपको स्वागत का ताबीज दिया था। नॉर्थवेस्ट की मृत्यु आखिर कैसे हुई? फटेहाल बूढ़े डाउलॉर्ड सोलेस्की के इर्द गिर्द एक भयावह आभा छाने लगी। वास्तेवन महल के सदस्यों ने अत्यधिक एकजुटता दिखाई, खासकर इसलिए क्योंकि वास्तेवन महल में शामिल होना शुरू से ही बेहद मुश्किल था। महल का हर एक सदस्य बेहद प्रतिभाशाली था। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट देव सम्राट ब्लैकलोड्स के समान ही शक्ति के स्तर पर थे और सच कहें तो वे वास्तव में थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने नामहीन तलवारबाजी में प्रशिक्षण लिया था। वायलटवेल के साथ इसका प्रयोग करते समय वे ब्लैकलोड्स से भी कुछ ज्यादा शक्तिशाली थे। निंग ने कहा, उसे 3 वुजियाओ देव जानवरों ने मार डाला था। उन्हें डाउलॉर्ड सोलेस्की की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर उसने उन्हें बंद कर लिया और अपनी इंद्रियों को फैलाने लगा। डाउलॉर्ड सोलेस्की देखने में बिल्कुल एक साधारण बूढ़े भिखारी जैसा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो उससे एक अदृश्य शक्ति की लहर निकली जिससे निंग के मन में भी उसके प्रति अदम्य श्रद्धा का भाव जाग उठा। इससे पहले डाउलॉर्ड सोलेस्की ने अपनी आभा को पूरी तरह से दबा रखा था ताकि निंग को उसकी उपस्थिति का कोई दबाव महसूस न हो, लेकिन अब निंग को दबाव महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद डाउलॉर्ड सोलेस्की ने आंखें खोलीं और सिर हिलाया। मैंने पहले ही वास्तेवेन महल को संदेश भेज दिया है। वारलॉर्ड और मैं दोनों ने थोड़ी सी भविष्यवाणी की। वे 3 वुजियाओ देव जानवर सचमुच नॉर्थवेस्ट के संहारक थे। निंग अपने आप को आश्चर्यचकित होकर चुपचाप आहें भरने से नहीं रोक सका। भविष्यवाणी। निंग को स्वयं भाग्य के संचालन की कुछ अंतर्दृष्टि थी और वह सामान्य मनुष्यों और कमजोर साधकों के भाग्य को देखने में सक्षम था। इसलिए वह ठीक ठीक जानता था कि डाउलॉर्ड सोलेस्की का क्या मतलब था। नॉर्थवेस्ट के हत्यारे की गणना और पहचान करने के लिए भविष्यवाणी की शक्ति का उपयोग करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि कई अलग अलग चरधाराएं थीं जो भाग्य के संचालन में बाधा डालती थीं। हालांकि एक बार जब उन्हें पता चला कि हत्यारे 3 वुजियाओ देव जानवर थे तो बात बदल गई। वे भविष्यवाणी का इस्तेमाल करके नॉर्थवेस्ट और तीनों वुजियाओ देव जानवरों के कार्यों की गणना कर सकते थे, जिससे सही निष्कर्ष पर पहुंचना लाखों गुना आसान हो गया। फिर भी बहुत कम विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ऐसा करने में सक्षम होंगे। वे 3 दुष्ट प्राणी सचमुच दुस्साहसी थे। हमारे एक भाई के खिलाफ साजिश रचने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? डाउलॉर्ड सोलेस्की की आंखों में ठंडी चमक आ गई। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि उन्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। वास्तेवेन पैलेस के हमारे 6 भाई पहले ही उनका पीछा कर चुके हैं। जल्द ही वे 3 दुष्ट प्राणी मर जाएंगे। निंग खुद को रोक नहीं सका और चुपके से तीनों वुजियाओ गॉड बीस्ट्स के लिए आहें भरने लगा। वास्तेवेन पैलेस के किसी सदस्य के खिलाफ साजिश रचना कोई आसान काम नहीं था। जरा सी भी चूक निश्चित विनाश का कारण बन सकती थी। इतने साल पहले 3 वुजियाओ देव जानवरों ने विश्व देवता नॉर्थवेस्ट पर सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला किया था। उनके मनचाहे खजाने हासिल कर लिए थे और उन्हें बुरी तरह घायल होने पर भी भागने पर मजबूर कर दिया था। अपनी सफलता के बावजूद उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उनका बेतहाशा पीछा किया और कई खतरनाक इलाकों में गोता लगाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत डर था कि कहीं वास्तेवेन महल को उनके किए का पता न चल जाए। अगर ऐसा हुआ, वास्तेवेन महल की ताकत को देखते हुए उनका आसानी से सफाया हो जाएगा। वास्तेवन क्षेत्र में वास्तेवन पैलेस निर्विवाद रूप से प्रभुत्वशाली था। इसके सभी सदस्य अत्यंत दुर्जेय थे और उनके कुछ सबसे शक्तिशाली सदस्य तो सर्वोच्च विश्व देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली थे। वे नॉर्थवेस्ट से भी अधिक शक्तिशाली थे। उनमें से केवल एक ही व्यक्ति उन तीनों को आसानी से मार सकता था। वास्तेवेन महल के साधारण सदस्य भी तीनों देव जानवरों से अधिक शक्तिशाली होते। यदि कई साधारण सदस्यों को बाहर भेज दिया जाए तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। अंत में विश्वदेव नॉर्थवेस्ट को एक ऐसे घातक मृत्यु जाल में भागने पर मजबूर होना पड़ा कि उसका शाश्वत अस्त्र भी आधा चकनाचूर हो गया। तभी वह 3 वुजियाओ देव जानवरों को अपने रास्ते से हटा पाया। शुक्र है कि उसके शाश्वत अस्त्र का सार तत्व अत्यंत शक्तिशाली था, जिससे उसकी सच्ची आत्मा के अवशेष उसमें छिपे रहे। अफसोस, अंत में वह अपनी सच्ची आत्मा के टूटने की प्रक्रिया को उलटने या रोकने में असमर्थ रहा। अरे, मेरी जीवन रक्त की शपथ अभी भी सक्रिय क्यों है? निंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उन्होंने आजीवन शपथ ली थी कि वे वास्तेवेन पैलेस जाएंगे और अराजकता के चक्र में नॉर्थवेस्ट की मृत्यु के बारे में वहां के स्वागतकर्ता को सूचित करेंगे। उसने अब डाउलॉर्ड सोलेस्की को सूचित कर दिया था, जिसका मतलब था कि यह बात निश्चित रूप से वास्तेवेन पैलेस के सभी सदस्यों तक पहुंच गई होगी। दरअसल कई भाई पहले ही बदला लेने के लिए निकल पड़े थे।
खैर, स्वागतकर्ता को भी सूचित किया जाना चाहिए था। ठीक है। निंग को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उनकी जीवन रक्त शपथ के शब्द इस प्रकार थे। मैं अपने प्राणों की शपथ लेता हूँ कि ज्येष्ठ देव बनने के 1000 वर्षों के भीतर मुझे तीनों लोगों को छोड़ना होगा। मुझे अराजकता के चक्र में वास्थेवन महल पहुंचना होगा और वास्थेवन महल के एक स्वागतकर्ता को सूचित करना होगा कि विश्वदेव नॉर्थवेस्ट का वध 3 उजियाऊ देव जानवरों ने कर दिया है। उनकी जीवन रक्त शपथ में ये स्पष्ट था कि उन्हें अराजकता के चक्र में वास्तवेन पैलेस तक शारीरिक रूप से पहुंचना होगा। यह उनकी शपथ का एक हिस्सा था। लगता है ये जीवन रक्त की शपथ मेरे वास्तवेन पैलेस पहुंचने के बाद ही टूटेगी। निंग ने मन ही मन सोचा, अरे मैं तो वैसे भी वहां जा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। जी निंग, डाउलॉर्ड सोलेस्की अचानक बोला। महल के स्वामी, निंग ने कहा, मुझे बस बड़ा भाई सोलेस्की कहो। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने हंसते हुए कहा, वास्टहेवन पैलेस में समान स्तर के लोग एक दूसरे को बस भाई कहकर बुलाते हैं। अगर कोई तुमसे एक स्तर ऊंचा है तो तुम्हें उसे बस बड़ा भाई कहना चाहिए। बड़े भाई सोलेस्की, निंग ने सिर हिलाया। जी निंग, मैंने वास्टहेवन क्षेत्र से बैडलैंड्स क्षेत्र तक की यात्रा में काफी समय बिताया, क्योंकि बैडलैंड्स क्षेत्र में 2 स्थान हैं जहां मुझे अवश्य जाना चाहिए। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा, बैडलैंड्स क्षेत्र में 2 जगहें। निंग ने ध्यान से सुना। पहली जगह विंसोस खंडहर है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा, मैं वहां जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में मुझे तुम्हारे स्वागत का ताबीज दिखाई दिया। हालांकि मुझे ये भी महसूस हुआ कि भाग्य मुझे फुसफुसा रहा है कि तुम ज्यादा खतरे में नहीं हो, इसलिए मैंने अपना समय लिया और तुम्हें ढूंढने की जल्दी नहीं की। काश अगर मुझे पता होता कि क्या हो रहा है तो मैं पूरी तेजी से तुम्हारे पास पहुंच जाता। शायद मैं उस विश्व देवता ब्लैकमिस्ट को बचा पाता। निंग भी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। वह वास्तव में डाउलॉर्ड सोलेस्की को दोष नहीं दे सकता था। डाउलॉर्ड सोलेस्की तो बस निंग के बचने पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब उसे लगा कि उसका भाई निंग ज्यादा खतरे में नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उसे वहां जल्दी पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये जहाज सीधे विंसोस खंडहरों की ओर जा रहा है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। विंसोस खंडहरों की स्थापना डाउलॉर्ड विंसोस ने की थी। डाउलॉर्ड विंसोस एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। वह हर तरह से मेरे बराबर थे और अपने डाउमज में लगभग सफल हो ही गए थे। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने जो सुरक्षा मंत्र और संरचनाएं छोड़ी थीं, वे काफी कष्टदायक हैं। मैं सचमुच उन्हें जोखिम में नहीं डालना चाहता, लेकिन मुझे डालना ही पड़ेगा। निंग ये बता सकता था कि जाहिरा तौर पर डाउलॉर्ड सोलेस्की भी डाउलॉर्ड विंसोस की तरह ही शक्तिशाली था। मरने से पहले उन्होंने विंसोस की 100 धाराओं के बारे में अपनी सारी अंतर्दृष्टियां साझा की। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा, एक बार जब ये संरचना सक्रिय हो जाएगी तो ये पूरे विंसोस कैओसवर्ल्ड को पूरी तरह से उड़ा देगी। ये डाउलॉर्ड विंसोस के एक पूर्ण शक्तिशाली हताशापूर्ण प्रहार जितना ही शक्तिशाली होगा। सौभाग्य से मुझे इस यात्रा में उसकी संरचना को तोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बस मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना है और एक खास खजाना हासिल करना है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा, इसके बावजूद ये खतरनाक तो होगा ही। अगर तुम मेरे साथ जा रहे हो तो मेरी सलाह है कि या तो मेरी संपत्ति दुनिया में ही रहो या विंसोस खंडहर के बाहर मेरा इंतजार करो। निंग ने जल्दी से कहा, बड़े भाई सोलेस्की, क्या खंडहर के अंदर कोई अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान है जहां आप मुझे ले जा सकते हैं? उसने अकेले ही खंडहरों में साहसिक यात्रा करने का साहस किया था। अब जब उसके साथ एक डाउलॉर्ड था तो उसे किस बात का डर था? मुझे पता था। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की साहसिक भावना की खूब प्रशंसा की। वह जगह एक बाहरी क्षेत्र, एक आंतरिक क्षेत्र और एक मुख्य क्षेत्र में बटी हुई है। मैं मुख्य क्षेत्र की ओर जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं मुख्य क्षेत्र के अंदर तुम्हारे लिए एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह ढूंढूंगा और तुम्हारे लिए एक घेरा बना दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उस क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। समझ गया? निंग ने सिर हिलाया। मजाक नहीं। पूरे विंसोस खंडहरों में कोर क्षेत्र सबसे भयानक जगह थी। अगर वह वहां बेतरतीब ढंग से दौड़ता तो वह अपनी जिंदगी को मजाक समझता। अच्छा, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। ठीक 2 घंटे बाद डाउलॉर्ड सोलेस्की और निंग विंसोस कैओसवर्ल्ड पहुंचे। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। संसार डाउलॉर्ड्स निंग से कहीं ज्यादा तेज चल रहा था और डाउलॉर्ड सोलेस्की के लिए ये धीमी और धीमी गति थी। जब समय की सचमुच जरूरत होती तो वह शायद और भी तेज चलता। विंसोस के खंडहर वहीं हैं। मैं वहां पहले भी एक बार गया था। निंग ने कोहरे से ढके एक विस्तृत क्षेत्र की ओर इशारा किया। खंडहर। डाउलॉर्ड सोलेस्की आकाश में खड़ा विशाल विंसोस खंडहरों को नीचे की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी भाव भंगिमा थी। उसने आह भरी। वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गया। उसे बस अपना आखिरी कदम पूरा करना था और अपनी 100 धाराओं को दांव में मिला देना था। लेकिन अंत में वह असफल रहा। ये जानते हुए कि वह मरने वाला है और उसका दांव लुप्त होने वाला है, उसने इन खंडहरों को पीछे छोड़ने का फैसला किया ताकि भविष्य में लोगों को पता चले कि विंसोस नाम का एक व्यक्ति कभी अस्तित्व में था। बड़े भाई, निंग ने डाउलॉर्ड सोलेस्की की ओर देखा। आहा, मेरा दांवमज आ रहा है। हाल ही में मुझे तरह तरह की बेतरतीब चीजों के बारे में सोचने की आदत हो गई है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया और हंसा। मैं विंसोस से कहीं ज्यादा भाग्यशाली हूँ और मेरा दाव भी उसके दाव से ज्यादा ताकतवर है। आहा, आओ आओ, मेरे पीछे अंदर आओ। फुश। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने तुरंत निंग को नीचे बादलों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पुस्तक 25, अध्याय 2, स्वॉर्ड की द्वीप। विंसोस खंडहर के भीतर डाउलॉर्ड सोलेस्की और जी निंग हवा में खड़े थे। उनके चारों ओर का क्षेत्र ग्रे ऊर्जा की धाराओं से भर गया था।
डाउलॉर्ड सोलेस्की आसमान में घूमती धूसर ऊर्जा की धाराओं को घूर रहा था। ऊर्जा की हर एक धारा धरती की गहरी दरारों से निकल रही थी, हवा में मौजूद धूसर ऊर्जा की दूसरी धाराओं के साथ मिल रही थी और फिर किसी दूसरी दरार में वापस गिर रही थी। दिलचस्प बात है, डाउलॉर्ड विंसोस एक महान व्यक्ति थे और ऐसा लगता है कि उनमें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप शक्ति थी। डाउलॉर्ड सोलेस्की आकाश में धूसर ऊर्जा की कई आड़ी तिरछी धाराओं को घूर रहे थे। अफसोस की बात है कि मेरा रास्ता उनसे बिल्कुल अलग है, वरना मैं जमीन में गड्ढा खोदकर विंसोस की 100 धाराओं को साफ देखने में कुछ समय बिताता। निंग बस उसके बगल में खड़ा रहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह उन धूसर ऊर्जा की धाराओं में से एक थी जिसने उसे गहरे रसातल में खींच लिया था। बड़े भाई, निंग ने उनके नीचे पानी के एक कुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैं पिछली बार विंसोस खंडहर में गया था तो संयोग से मुझे उस झील के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर में एक मृत विश्व देवता और उसके पास एक मीनार के आकार का शाश्वत खजाना था। एक शाश्वत खजाना? डाउलॉर्ड सोलेस्की ने नीचे की ओर देखा। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की 2 धाराएं निकल रही थीं। नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई घर नहीं है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। विंसोस की 100 धाराएं लगातार बदल रही हैं। पिछली बार जिस घर से तुम मिले थे वह अब तक 10 करोड़ किलोमीटर दूर हो सकता है। डाउलॉर्ड सोलेस्की को अनंत हथियार छीनने में कोई आपत्ति नहीं होती यदि इसमें कोई प्रयास शामिल न होता, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं था। चलो चलें। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। जब डाउलॉर्ड विंडोसूर्स की मृत्यु हुई तो उसके साथ उसके कई विश्व देवता भी मर गए, लेकिन उनमें से केवल 4 या 5 के पास ही शाश्वत अस्त्र थे। वे सभी खंडहरों में बिखरे हुए हैं और मैं इस स्थान की रक्षा करने वाली संरचना को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं बस अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ, लेकिन मैं हजारों साल बिना एक भी शाश्वत अस्त्र खोजे बिता सकता हूँ। निंग इस विश्लेषण से सहमत थे। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने खुद पहले कहा था कि जब विंसोस फॉर्मेशन की 100 धाराएं अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी तो वे अत्यंत शक्तिशाली होंगी। डाउलॉर्ड वाटरविंड या डाउलॉर्ड बैडलैंड्स जैसे कई डाउलॉर्ड पहले भी इस स्थान पर आ चुके थे, लेकिन सभी ने बहुत सावधानी से काम किया। उनमें से किसी ने भी वास्तव में इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की। यह एक ऐसी फॉर्मेशन थी जिसमें डाउलॉर्ड विंसोस ने मृत्यु के कगार पर रहते हुए अपना पूरा दिल, आत्मा, शक्ति और दांव डाल दिया था। जब यह फॉर्मेशन सक्रिय होता तो इसमें उतनी ही शक्ति होती जितनी डाउलॉर्ड विंसोस के पास आखिरी हमले में होती थी। मैं खुद डाउलॉर्ड विंसोस से लड़ने से नहीं डरता, लेकिन डाउलॉर्ड सोलेस्की हंसा, क्योंकि वह मर रहा था। उसने अपना सब कुछ इस संरचना में झोंक दिया। मैं उस विस्फोटक, पूरी ताकत वाली चीज का सामना नहीं करना चाहता। आइए मुख्य क्षेत्रों की ओर चलें। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग का नेतृत्व किया और वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने संरचना को तोड़ने या उसे बाईपास करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इसके प्राकृतिक प्रवाह का अनुसरण किया, जिसके परिणामस्वरूप वे धीरे धीरे मुख्य क्षेत्रों के करीब पहुंचते गए। फुफ, उनके आगे धूसर हवा के अनगिनत झोंके थे। वे जितना आगे बढ़ते, हवा उतनी ही तेज होती और उनके झोंके उतने ही ज्यादा दिखाई देते। निंग डाउलॉर्ड सोलेस्की के पास खड़ा था, लेकिन फिर भी वह घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह यह महसूस कर सकता था कि यदि वह यहाँ अकेला होता तो उसे पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता। ये सब विंसोस की कुछ जानलेवा तकनीकें हैं, लेकिन जो पर्याप्त शक्तिशाली हैं, वे बिना किसी नुकसान के आसानी से इनसे पार पा सकते हैं। दरअसल ये एक विशाल गलियारा बना देंगे। डाउलॉर्ड सोलेस्की हंसते हुए उन्हें धूसर हवा में आगे ले गया। उनके सामने द्वीपों की एक श्रृंखला थी। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा, हम अब एक मुख्य क्षेत्र में हैं। यहाँ बहुत सुंदर है। निंग ने हजारों किलोमीटर लंबी एक विशाल झील देखी। झील के बीचों बीच एक बड़ा द्वीप था जिसके चारों ओर 10 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीप थे। दिखावे से धोखा मत खाओ, ये जगह बेहद खतरनाक है। डाउलॉर्ड सोलेस्की की आंखों से सुनहरी रोशनी की 2 धाराएं निकलीं जब वह उस इलाके का जायजा ले रहा था। बीच में जो द्वीप है वह वही जगह है जहां डाउलॉर्ड विंसोस रहा करते थे। आसपास के द्वीपों में उनके शिष्य और सेवक रहते होंगे। ओह, निंग ने अपनी नजर से उस क्षेत्र को देखा। प्रत्येक द्वीप से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। कुछ से बिजली की तरंगें निकल रही थीं, कुछ स्थानों से बर्फ की लहरें निकल रही थीं, कुछ से रक्तिम आभा की लहरें निकल रही थीं। एक द्वीप के केंद्र में तलवार की आभा थी जो आकाश तक उठती थी। जहां तक उस मध्य द्वीप की बात है जहां डाउलॉर्ड विंसोस रहता था, उस द्वीप से लहरों के कई छल्ले निकलते थे। ऐसा लग रहा था मानो ये द्वीप एक सर्वदिशात्मक हवा पैदा कर रहा हो जो धीरे धीरे लहरों के रूप में फैल रही हो। दरअसल जब हवा उन तक पहुंची तो डाउलॉर्ड सोलेस्की ने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसे धीरे धीरे उनके ऊपर बहने दिया। यह एहसास काफी सुकून भरा था, लेकिन न जाने क्यों जब भी निंग केंद्रीय द्वीप को देखता उसका दिल डर से भर जाता। वो कमीना। डाउलॉर्ड सोलेस्की केंद्रीय द्वीप को गौर से देखता रहा। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और वह खुद से बुदबुदा रहा था, वह मर गया। लेकिन वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि बिना कीमत चुकाए दूसरों के लिए उसके खजाने को हासिल करना आसान न हो। मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा पाऊंगा और अंदर जाने के बाद तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाऊंगा। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। बड़े द्वीप के आसपास कई द्वीप हैं, बस एक चुन लो। निंग को खुशी का एहसास हुआ। दरअसल वह बीच वाले द्वीप पर जाना ही नहीं चाहता था। वह बहुत खतरनाक था। अगर वह अंदर गया तो शायद उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, निंग ने छोटे छोटे द्वीपों पर नजर डाली और फिर उस पर ध्यान केंद्रित किया जो तलवार की ऊर्जा की ऊंची आभा बिखेर रहा था।
शायद यही वाला। निंग जानता था कि यहाँ के सभी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मर चुके हैं, जिसका मतलब था कि उनके द्वारा छोड़े गए सभी खजाने अब मालिकहीन थे। मालिकहीन खजानों से स्वाभाविक रूप से जबरदस्त शक्ति की लहरें निकलती हैं, और जिस खजाने से तलवार की ऊर्जा की इतनी ऊंची लहरें निकलती हों वह असाधारण ही होगा। वही डाउलॉर्ड सोलेस्की ने अपनी सुनहरी निगाहें उस द्वीप की ओर घुमाईं। उस द्वीप के ऊपर एक अमर संपत्ति बनी हुई थी और यहीं से तलवार की निकल रही थी। जी निंग, आपके पास नॉर्थवेस्ट का शाश्वत हथियार होना चाहिए, है ना? डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। जब मैंने तुम्हें उन काले कमलों से लड़ते देखा तो मुझे लगा कि तुम काफी मजबूत हो, इसलिए मुझे शक हुआ कि तुम शायद उसकी वायलेट ज्वेल का इस्तेमाल कर रहे हो। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। चूंकि तुम्हारे पास वायलेट ज्वेल है, हालांकि वह द्वीप खतरों से भरा है, फिर भी तुम उससे निपटने में सक्षम होगे। खतरे से भरा हुआ? निंग मन ही मन हैरान था। जाओ, उस द्वीप पर 3 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मर चुके हैं। डाउलॉर्ड सोलेस्की हंसा। वे जो खजाने छोड़ गए हैं वे बुरे नहीं हैं, वे तुम्हारे लिए बिल्कुल सही हैं। 3? निंग ने सिर हिलाया। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस द्वीप से एक कदम भी हिलना मत। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने गंभीरता से कहा। अगर तुमने यहाँ की संरचनाओं के किसी हिस्से को छुआ या सक्रिय किया तो तुम तुरंत धूल में मिल जाओगे। मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई मौका नहीं होगा। मैं समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। तो जाओ। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने अपना हाथ हिलाया, जिससे पानी जैसी रोशनी की एक धारा तुरंत निंग के चारों ओर फैल गई और उसे तेज गति से छोटे द्वीप की ओर उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वूश! निंग घास के एक टुकड़े पर उतरा। उसने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखा, जहां उसने देखा कि डाउलॉर्ड सोलेस्की मुस्कुरा रहा है और उसकी ओर सिर हिला रहा है। बस इसी द्वीप पर मेरा इंतजार करो। डाउलॉर्ड सोलेस्की तुरंत पानी की एक निराकार धारा में बदल गया जो सीधे बड़े केंद्रीय द्वीप की ओर बह रही थी। आसपास की हल्की हवा की लहरें अविश्वसनीय रूप से तेज सुनहरी हवा की लहरों में बदल गईं जो किसी भी चीज को चीर सकती थीं। हालांकि पानी की वह धारा टिकाऊ और आकारहीन थी। कटने के बाद भी वह हवा में रिसकर फिर से आकार ले लेती थी, आसानी से अवरोध को पार करके केंद्रीय द्वीप में प्रवेश कर जाती थी। जब निंग ने डाउलॉर्ड सोलेस्की को पानी की धारा में बदलते देखा और मध्य द्वीप से आती सुनहरी हवा की भयानक शक्ति को महसूस किया, तो उसे एक बार फिर अपने और अपने बीच मौजूद शक्ति के विशाल अंतर का एहसास हुआ। वे बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर थे। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। निंग ने अपना सिर घुमाकर उस द्वीप की ओर देखा जहाँ वह था। जिस द्वीप पर वह था उसका आकार कुछ दर्जन किलोमीटर था। द्वीप सुंदर फूलों और मनमोहक पेड़ों से भरा हुआ था, साथ ही कुछ छोटी पहाड़ियां भी थीं। इमोर्टल एस्टेट बिल्कुल बीचों बीच स्थित था और देखने में बेहद खूबसूरत था। क्या 3 विश्वस्तरीय विशेषज्ञ यही हैं? बड़े भाई सोलेस्की ने मुझसे कहा था कि हालांकि यह जगह खतरों से भरी है, फिर भी मैं इससे निपट सकता हूँ। निंग ने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे वायलेट ज्वेल उसके भीतर प्रकट हो गई। नीले फूलों की धुंध की ऊर्जा उसके शरीर में भी भरने लगी, जिससे वह और मजबूत हो गया। निंग सावधानी से आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में अमर एस्टेट के सामने पहुंच गया। महल के दरवाजे खुले थे, चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही निंग सावधानी से उस जगह से गुजरा, उसे एहसास हुआ कि पूरी जगह कितनी मौत जैसी शांति से भरी हुई थी। साथ ही सभी गलियारे बेहद साफ और सुव्यवस्थित थे। यहाँ कोई भी नहीं है। निंग आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पूरी जगह खाली थी। वहाँ कोई लाश भी नजर नहीं आ रही थी। निंग ने अपनी सह इंद्रिय और हृदय शक्ति का इस्तेमाल करके उस जगह को देखने की कोशिश की, लेकिन पूरा इलाका हल्की हवा से गूंज रहा था जिसने सब कुछ रोक दिया था। डाउलॉर्ड सोलेस्की उस जगह को देखने में तो कामयाब रहा, लेकिन निंग इतना कमजोर था कि वह ऐसा नहीं कर पाया। अरे! जैसे ही निंग सोच रहा था कि यहाँ कोई क्यों नहीं दिख रहा है, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। निंग ने महल की दीवारों के ठीक बाहर दूर एक छोटा सा पहाड़ देखा। पहाड़ के बीचों बीच एक छोटा सा मंडप था और मंडप के भीतर सुनहरे वस्त्र पहने एक आकृति कमल मुद्रा में विराजमान थी। पुस्तक 25, अध्याय 3, स्टोन टाइटन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विश्व स्तर का पहला विशेषज्ञ वास्तव में इस संपत्ति के बाहर स्थित होगा। जी निंग दीवार फांदकर पहाड़ पर चढ़ गया। दूर मंडप में बैठा सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति ऐसा लग रहा था मानो जीवित हो। उसकी लंबी दाढ़ी थी, चेहरा शांत था और उससे कैओस इम्मोर्टल की ऊर्जा की हल्की हल्की लहरें निकल रही थीं। हालांकि वास्तविक जीवन के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। इस द्वीप से निकलने वाली तलवार की ऊर्जा उससे नहीं आती। निंग ने अमर संपदा की ओर मुड़कर देखा। तलवार की ऊर्जा अमर संपदा की गहराई से ही निकल रही थी। निंग ने कुछ समय वहां भटकते हुए बिताया था, लेकिन संपदा के बाहरी क्षेत्रों में ही रहने का ध्यान रखा था। वह अभी तक उसके अंदर गहराई तक नहीं गया था। यदि डाउलॉर्ड सोलेस्की जैसे व्यक्ति ने भी इस स्थान को खतरों से भरा बताया है, तो निंग इसे हल्के में लेने का साहस कैसे कर सकता है? वरिष्ठ, निंग मंडप की ओर चला गया, फिर उसके बाहर खड़े होकर हाथ जोड़े। मैं आपके द्वारा छोड़े गए खजाने को ले लूंगा, लेकिन मैं आपको उचित अंतिम संस्कार भी दूंगा ताकि आपको फिर से कोई परेशान न करे। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, गड़गड़ाहट, अचानक शक्ति का एक आभामंडल फूट पड़ा। निंग का चेहरा बदल गया। वह तेजी से पीछे हटा, फिर मुड़कर उस जगह को घूरने लगा जहां से आभा आ रही थी। इस पहाड़ पर कई पत्थर थे और एक विशाल पत्थर मंडप के ठीक बगल में था। निंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इस पत्थर से एक ऐसी शक्ति निकल रही थी जो निंग से भी कहीं ज्यादा थी। दरअसल निंग को लग रहा था कि ये दुनिया के ज्यादातर विशेषज्ञों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। फुस! पत्थर पिघलकर तरल हो गया।
फिर नया रूप धारण कर एक विशाल पत्थर के विशालकाय में बदल गया। उस पत्थर के विशालकाय की आंखें गहरी पीली थीं और उसका पूरा शरीर पत्थर से बना था और वह सीधे निंग को घूर रहा था। एक गोलेम, निंग ने सावधानी से अपनी इंद्रियों से पूछा। हालांकि इस पत्थर के टाइटन में जबरदस्त शक्ति का आभामंडल था, लेकिन इसमें जीवन का आभामंडल नहीं था। इसमें बस ऊर्जा का आभामंडल था। यह एक रचना या किसी प्रकार का जादुई खजाना था। एक बड़े देवता, पत्थर के दानव की आवाज गड़गड़ा उठी। छोटे बड़े देवता, अच्छा हुआ कि तुमने अपने वरिष्ठों का सम्मान किया। अगर तुमने मेरे स्वामी के शव का अपमान करने की हिम्मत की होती तो मैं तुम्हें पहले ही 1000 टुकड़ों में तोड़ देता। निंग तुरंत समझ गया, ये पत्थर का टाइटन जरूर किसी ऐसी रचना होगी जिसे मृत कैओस इम्मोर्टल ने बहुत पहले बनाया था। कैओस इम्मोर्टल ने गोलेम को नष्ट करने का चुनाव नहीं किया था, बल्कि उसने गोलेम को इतने सालों तक अपनी लाश के पास रहने और उसकी रक्षा करने की इजाजत दी थी। तो ये सीनियर तुम्हारे मालिक थे? निंग ने उत्सुकता से कहा, मुझे लगता है तुम इस द्वीप पर बहुत लंबे समय से फंसे हुए होगे। क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते? तुम्हें क्या परवाह है? पत्थर के टाइटन ने निंग की तरफ देखा। तुम मुझे अपना नया स्वामी स्वीकार करने के लिए बहकाना चाहते हो? निंग मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये गोलेम किसी प्रत्यारोपित आत्मा से नहीं, बल्कि एक कृत्रिम गोलेम आत्मा से बना था, लेकिन फिर भी यह काफी बुद्धिमान था। आमतौर पर लंबे समय तक अकेले रहने वाले बुद्धिमान प्राणी ऐसी जगह छोड़ना चाहेंगे। उदाहरण के लिए अनंत स्तरीय मीनार की खजाने वाली आत्मा, जिससे निंग को झील के किनारे वाले घर में सामना हुआ था, खंडहरों को छोड़ना चाहती थी। निंग समझ सकता था कि इस शक्तिशाली गोलेम, जिसकी आभा अधिकांश विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली थी, से निपटना बेहद कठिन था। क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि निंग उस गोलेम को अपने साथ आने के लिए मना सके और उसे अपना नया स्वामी स्वीकार कर सके? लेकिन अफसोस, निंग गलत था। ये गोलेम एक प्रकार के अद्भुत अयस्क से बना था और उससे निकली गोलेम आत्मा का व्यक्तित्व भी पत्थर जैसा था। गोलेम को शांति और सुकून पसंद था और वह अनगिनत वर्षों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर रहकर पूरी तरह खुश था। उसने एक विशाल शिलाखंड का रूप धारण कर लिया था और अनगिनत वर्षों तक बिना रुके अपने स्वामी के शव की रखवाली करता रहा था। अगर निंग न आया होता तो वह उसी रूप में बना रहता। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम्हें विश्व स्तरीय गोलेम होना चाहिए। तुम्हें यहाँ छोड़ना तुम्हारी शक्ति की पूरी बर्बादी है। तुम मेरे स्वामी के प्रति बहुत सम्मानजनक थे, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। पत्थर के दानव ने सिर हिलाया। चूंकि तुम एक छोटे से बड़े देवता हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा। अगर तुम मेरे 3 ताड़ के प्रहार झेल सको तो मैं तुम्हें अपना नया स्वामी स्वीकार कर लूंगा। पत्थर के टाइटन को अभी भी अपने स्वामी के अंतिम शब्द याद थे। उसके स्वामी को पता था कि मृत्यु निकट है। मरने से पहले उसने कहा था, मेरे मरने के बाद अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए और बड़े सम्मान और मर्यादा के साथ पेश आए तो तुम उसकी परीक्षा लेने और यह जांचने के बाद कि वह बलवान है, उसका पीछा कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मेरे शव को अपवित्र करना चाहे तो उसे मार डालो। अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो झील में कूद जाओ। अगर वे तुम्हारे पीछे झील में आने की हिम्मत करते हैं तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। यहाँ कुछ किसान थे जो मृतक बुजुर्गों के शवों को लूटकर अपवित्र कर देते थे। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाता था। समझ गया? निंग ने सिर हिलाया। मेरी ये 3 हथेलियां ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगी, लेकिन ज्यादातर बड़े देवता इनका सामना नहीं कर पाएंगे। कमजोर बड़े देवता मेरे स्वामी बनने के योग्य नहीं हैं। सावधान! पत्थर के टाइटन ने निंग की ओर देखा। निंग एक बड़ा देवता था, इसलिए पत्थर का टाइटन सिर्फ 3 बार ही वार कर सकता था। अगर निंग विश्व स्तरीय विशेषज्ञ होता तो गोलेम पूरी ताकत से लड़ता। आओ! निंग ने सिर हिलाया। फुश! पत्थर के उस विशालकाय दैत्य ने अचानक अपनी विशाल खंभे जैसी भुजाओं से प्रहार किया। उसकी भुजाएं कई दर्जन मीटर लंबी हो गईं और उसकी विशाल हथेलियां निंग की ओर टूट पड़ीं। जल्दी! निंग मन ही मन चौंका। उसने अपनी लचीली तलवार निकाली, जिससे वह एक काले छेद में बदल गई और पत्थर की हथेली में फौरन उलझ गई। धमाका! निंग एक कदम पीछे हट गया। दरअसल निंग जानबूझकर ऐसा कर रहा था। नीला फूल धुंध ऊर्जा से उसकी शक्ति बढ़ रही थी और उसका शरीर किसी भी विश्व देवता के शरीर जितना ही मजबूत था। वह बिना एक कदम भी पीछे हटे आसानी से वहीं खड़ा रह सकता था। हालांकि निंग को डर था कि इससे गोलेम की लड़ाकू भावना जागृत हो सकती है, जिससे अगले 2 हथेलियां और भी शक्तिशाली हो जाएंगी। इस गोलेम को वश में करना ही इस समय सबसे जरूरी था। गोलेम का स्वामी बनने के बाद दोनों के पास युद्ध के लिए पर्याप्त समय होगा। एक विश्व स्तरीय गोलेम ज्यादातर दाव हथियारों से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। अगर कोई खतरा आता तो निंग गोलेम को आगे खड़ा करके अपनी रक्षा करने की अनुमति दे सकता था। तो तुम्हारे पास थोड़ी शक्ति है, पत्थर के दानव ने गुर्राहट के साथ कहा। मेरी दूसरी हथेली आजमाओ। वाह! पत्थर का ताड़ का पेड़ आसानी से प्रकाश की गति को पार कर गया और तुरंत निंग के सामने प्रकट हो गया। ये स्पष्ट रूप से पिछले प्रहार से कहीं अधिक तेज था और जैसे ही विशाल पत्थर का ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ, निंग को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया हो। धमाका! टक्कर से एक और जबरदस्त धमाका हुआ। इस बार निंग 3 कदम पीछे हट गया। अरे! पत्थर के दानव ने ये सुनकर भौहें चढ़ाईं और उस विशाल पत्थर के चेहरे पर उभरी भान वाकई एक मनोरंजक दृश्य था। पत्थर के दानव ने सोचा था कि उसकी यह हथेली बड़े देवता को चकनाचूर कर देगी और उन्हें अमर महल की दीवारों पर वापस उड़ा देगी, लेकिन इसके बजाय बड़े देवता केवल 3 कदम पीछे हटे थे। जाहिर है वह आदमी अपनी असली शक्ति को कुछ हद तक रोके हुए था।
आखिरी हथेली। पत्थर के दानव ने एक गुर्राहट भरी और अपनी हथेली को निंग की ओर और भी ज्यादा क्रूर प्रहार के साथ नीचे गिरा दिया। ये हथेली का प्रहार इतना भयंकर था कि अंतरिक्ष भी मानो कुचला जा रहा था और निंग की ओर तेजी से टूट पड़ा। चलो ऐसा करते हैं। इस बार निंग ने अपने शाश्वत अस्त्र वायलेट ज्वेल का इस्तेमाल किया। उसने अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। धमाका। स्वर्गभंजक मुद्रा का समय आ गया था। निंग ने वायलेट ज्वेल को ऊपर उठाया, उसे 300 मीटर लंबा बना दिया, फिर पत्थर के टाइटन की ओर तेजी से वार किया। ये तीसरी हथेली हो चुकी थी, इसलिए निंग को लगा कि पत्थर के टाइटन को अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। वह पत्थर के टाइटन को दिखाना चाहता था कि वह कोई नाजुक बूढ़ा देवता नहीं है। अरे! पत्थर का दानव अचंभित रह गया। निंग ने अभी अभी जो प्रहार किया था उसकी ताकत ने उसे चौंका दिया। उसकी हथेली निंग की ओर नीचे की ओर गिर रही थी, लेकिन अब उसने जल्दी से उसे ऊपर की ओर झुकाकर निंग के हमले को रोक दिया। धमाका। आमने सामने की टक्कर। तलवार की रोशनी सीधे उस विशाल पत्थर के तार से टकराई, जिससे वह पत्थर का विशालकाय पेड़ जमीन में धंस गया। यहाँ तक कि पहाड़ भी थोड़ा कांप उठा। हालांकि इस द्वीप का निर्माण डाउलॉर्ड विंसोस ने किया था। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ अक्सर इन द्वीपों पर युद्ध करते थे, लेकिन इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। जहाँ तक निंग का प्रश्न है, वह इस प्रहार के कारण उत्पन्न आघात तरंग से कुछ कदम पीछे हट गया। क्या जबरदस्त ताकत है। मैंने उसे अचानक पकड़ लिया और उसने सिर्फ एक हाथ से मुझे रोका, फिर भी वो मुझे पीछे धकेलने में कामयाब रहा। सिर्फ अपनी ताकत के मामले में ही वो मुझसे कहीं आगे है, निंग ने मन ही मन सोचा। निंग ने कहा, मुझे आपके तीनों हस्त आघात प्राप्त हो गए हैं। पत्थर का दानव निंग को घूरता रहा। हैरान होकर उसने पूछा, तुम तो एक बुजुर्ग देवता हो, है ना? क्या आप आभा से नहीं बता सकते? निंग मुस्कुराया, लेकिन तुम्हारी शक्ति, मुझे लगता है कि तुम उन कुछ विश्व देवताओं के बराबर हो जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ। पत्थर के टाइटन ने निंग को घूरकर देखा, काफी उत्सुकता से। कुछ प्राचीन देवताओं की किंवदंतियां हैं जो विश्व देवताओं को हरा सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ सबसे कमजोर विश्व देवताओं को भी हरा देना चाहिए। लेकिन घमंडी मत बनो। मैंने तुम्हें एक प्राचीन देवता माना है, इसलिए मैंने पूरी ताकत से वार नहीं किया, वरना मैं एक ही वार में तुम्हें उड़ा देता। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से मारा तो मैं तुम्हें द्वीप से उड़ा दूंगा और संरचनाओं द्वारा मार डाला जाऊंगा। निंग हंसा। उसने पहले ही देख लिया था कि पत्थर के टाइटन के सारे हमले एक ही दिशा से आ रहे थे। इस दिशा से अगर निंग को उड़ा भी दिया जाता तो वह अमर महल से टकराकर ही दम लेता, लेकिन अगर उसे बहुत जोर से मारा जाता तो भी मुमकिन था कि वह अमर महल से टकराकर द्वीप से नीचे गिर जाता। क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी क्या वादा किया था? निंग ने कहा, मेरे पिछले गुरु संरचनाओं के उस्ताद थे। पत्थर के दानव ने मंडप के भीतर सुनहरे वस्त्र पहने आकृति पर नजर डाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे नए गुरु एक विश्व देवता की शक्ति वाले एक वृद्ध देवता होंगे। उसने अपना मुंह खोला, जिससे अनगिनत दिव्य रूनों से ढका एक मुट्ठी भर गोला निंग की ओर उड़ता हुआ उसके सामने रुक गया। निंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह एक गोलेम का जीवन केंद्र था जिसमें उसका निर्माण आरेख समाहित था। ये पूरे गोलेम का केंद्र था। इसे बांधने के बाद वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। पुस्तक 25, अध्याय 4, 12 शिष्य। जी निंग की एल्डर गॉड ऊर्जा बाहर निकली, जीवन कोर को घेर लिया और जल्दी से उसे बांध दिया। गोलेम को बांधने के बाद निंग को अपने और गोलेम के बीच एक गहरे रिश्ते का एहसास हुआ। गोलेम अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। एक विश्व स्तरीय गोलेम, ये दाव हथियार से कहीं ज्यादा दुर्लभ है। निंग बहुत अच्छे मूड में था। मास्टर, पत्थर के टाइटन की आंखों में अब बहुत अधिक मित्रता थी जब उसने निंग को देखा। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? निंग ने पूछा। मेरे पिछले गुरु ने मुझे रॉकी कहा था, पत्थर के टाइटन ने ईमानदारी से कहा। निंग ने पलकें झपकाईं। एक विश्व स्तरीय गोलेम का नाम वास्तव में रॉकी था। ठीक है, मैं तुम्हें रॉकी ही कहूंगा। निंग ने सिर हिलाया और फिर सुनहरे वस्त्र पहने लाश की ओर मुड़ा। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे सुनहरे वस्त्र पहने लाश और पत्थर का टाइटन गायब हो गए। निंग की संपत्ति की दुनिया में ये जगह अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं से भरी थी। निंग ने अपनी दिव्य शक्ति के एक अवतार को इस स्थान से होकर यात्रा करने वाले पत्थर के टाइटन के साथ भेजा था। अपनी यात्राओं में जब भी मुझे कुछ मृत, अमर और राक्षसी देवता मिलेंगे तो मैं आमतौर पर उन्हें यहीं दफना दूंगा। निंग ने दूर एक पहाड़ की ओर इशारा किया जहाँ एक कब्रिस्तान था जिसमें कई कब्रों के पत्थर लगे थे और हर कब्र का पत्थर काफी बड़ा था। खोलो। निंग ने उनके सामने एक हरे भरे पहाड़ की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट। पहाड़ टूटने लगा। कुछ ही क्षणों बाद सुनहरे वस्त्र पहनी लाश पहाड़ की दरार में उड़ गई। फिर पहाड़ फिर से बन गया और उसकी चोटी पर एक नया कब्र का पत्थर दिखाई दिया। तुम्हारे पिछले मालिक का नाम क्या था? निंग ने पूछा। अराजकता, अमर उत्पत्ति, पत्थर टाइटन गड़गड़ाया। निंग ने सिर हिलाया। कब्र के पत्थर पर एक साथ 7 शब्द उभर आए। अराजकता, अमर उत्पत्ति का समाधि स्थल। पत्थर का दानव एक पल के लिए हरे भरे पहाड़ को घूरता रहा, फिर धीरे से गरजा, चलो गुरुजी, चलते हैं। बाहरी दुनिया में पहाड़ पर मंडप। क्या अमर उत्पत्ति के पास कोई दाव कवच नहीं था? निंग ने अमर उत्पत्ति के खजानों को बांधना और उन्हें सावधानीपूर्वक छांटना शुरू कर दिया। अमर उत्पत्ति ने अपना सारा समय और ऊर्जा अपने गोलेम में लगा दी। उसने कभी भी दुश्मनों से नजदीकी लड़ाई नहीं लड़ी, पत्थर के टाइटन ने कहा। उसके सबसे महत्वपूर्ण खजाने 9 हॉट्स हेवन लूप फॉर्मेशन और एक डोमेन प्रकार की कलाकृति थी जिसे रेनबो क्लाउड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था।
दोनों को उच्च श्रेणी के दाव हथियार माना जा सकता है। निरीक्षण पूरा करने के बाद निंग जो कुछ भी पाया था उससे बहुत उत्साहित था। अब उसके पास अराजकता रत्नों का एक विशाल भंडार था। अमर उत्पत्ति ने लगभग 50 घनों के बराबर अराजकता रत्न जमा कर रखे थे। नाइन हॉर्स हेवन लूप फॉर्मेशन उसकी सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन थी। एक बार जब वह इसका इस्तेमाल कर लेता तो कोई भी दुश्मन उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार जब वे फॉर्मेशन के दायरे में घुस जाते तो उनके लिए उससे मुक्त होना लगभग नामुमकिन होता। ये पूरी तरह से उस पर निर्भर था कि वह लड़ना जारी रखना चाहता है या भाग जाना चाहता है, स्टोन टाइटन ने कहा। हालांकि ये फॉर्मेशन बेहद जटिल है। केवल फॉर्मेशन की कला में अद्भुत प्रतिभा वाला ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। निंग ने हाथ हिलाया जिससे 9 लूप उसके सामने प्रकट हो गए। हर लूप अनगिनत दिव्य रूनों से भरा था जो पत्थर के टाइटन के केंद्र में स्थित संरचना आरेख से भी कहीं ज्यादा जटिल थे। पत्थर का टाइटन अमर उत्पत्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्मित किया गया था। हालांकि यह नाइन हॉर्स हेवन लूप संरचना एक दाव हथियार था जिसे संसार दाव लॉर्ड ने गढ़ा था। ये स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक गहन था। ये बहुत जटिल है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। निंग ने अपना सिर हिलाया फिर हाथ हिलाया जिससे उसके अंदर एक मोती प्रकट हुआ। यह मोती एक अजीब सी धुंध से भरा हुआ था जो उसके चारों ओर घूम रही थी। निंग मुस्कुराया, यह मेरे लिए बेहतर है। डोमेन प्रकार के दाव हथियार काफी दुर्लभ हैं। यद्यपि अमर उत्पत्ति के पास बहुत अधिक खजाने नहीं थे, फिर भी जो उसके पास थे वे सभी उत्तम थे। नाइन हॉर्स हेवन लूप फॉर्मेशन 9 लूपों का एक सेट था जिसका मूल्य अराजकता अमृत के 100 क्यूब्स से भी अधिक था। पत्थर का विशालकाय रॉकी भी 100 घनों से अधिक मूल्यवान था। रेनबो क्लाउड वर्ल्ड एक डोमेन प्रकार का खजाना था जो अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था और 50 क्यूब्स से अधिक मूल्य का था। और फिर वहाँ अराजकता रत्नों की भारी मात्रा थी। अमर उत्पत्ति में वास्तव में बहुत सारे अराजकता रत्न थे। निंग ने आह भरी। उन्होंने संरचनाओं और निर्माणों की कला पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें सक्रिय बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कई अराजकता रत्न तैयार करने पड़े। पत्थर के दिग्गज ने कहा, कुछ समय के लिए मेरी रक्षा करो, मुझे साधना में थोड़ा समय बिताना है। निंग ने कहा, हाँ गुरुजी। पत्थर के टाइटन ने सिर हिलाया। फुश, उसके बगल में हेवनगेजर टावर ऑफ रेडियंस प्रकट हुआ। निंग टावर में कदम रखा। टावर के भीतर निंग कमल मुद्रा में बैठ गया। उसने अपना हाथ हिलाया जिससे हजारों अराजकता रत्न प्रकट हुए और वे सभी शक्ति से भरपूर थे। मैं इन सभी अराजकता रत्नों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। मेरी सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता अब काम नहीं आ रही। अगर मैं इसे धीरे धीरे अपने आप प्रशिक्षित करूं तो हेवनगेजर टावर का उपयोग करने पर भी मुझे इसमें महारत हासिल करने में हजारों साल लग जाएंगे। निंग ने मन ही मन सोचा, चूंकि मैंने इतनी बड़ी दौलत अर्जित की है तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा खर्च करके अपनी वर्तमान बाधा को दूर कर सकूं। निंग ने पहले ही 3 लोकों में रहते हुए स्वर्ण मूर्ति के ऊपरी भाग पर महारत हासिल कर ली थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ जो एक शीर्ष श्रेणी के प्रोटोकॉस्मिक खजाने के बराबर था। निंग जब से एल्डर गॉड बने थे तब से वे गोल्डन आइडल के मध्य भाग पर काम कर रहे थे। ये दिव्य क्षमता वास्तव में बहुत सरल थी। इसके लिए केवल ऊर्जा की आवश्यकता थी। दिव्य शक्ति, अमर ऊर्जा, अराजकता ऊर्जा, आत्मा गोलियां, ये सभी प्रकार की ऊर्जा को स्वीकार करती थी। निंग ने 8-9 रहस्यमय कला पर पूर्ण महारत हासिल कर ली थी और इसलिए वह इसकी ऊर्जा का उपयोग करके आसानी से ऊपरी भाग पर महारत हासिल कर पाया। हालांकि मध्य भाग कहीं अधिक जटिल था, लेकिन इससे साधक अपने शरीर को एक उच्च स्तरीय अराजकता खजाने के बराबर बना सकता था। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी उतनी ही अधिक थी। अगर निंग धीरे धीरे ही अभ्यास करता रहा तो उसे इस तकनीक में महारत हासिल करने में लगभग 10 लाख साल लगेंगे। समय बचाने के लिए हेवनगेजर टावर का इस्तेमाल करने पर भी उसे 10,000 साल लगेंगे। निंग वास्तव में उस समय को धीरे धीरे साधना में बिताने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अगर उसे अराजकता रत्नों या अराजकता अमृत की ऊर्जा पर निर्भर रहना था तो उसे दर्जनों घनों के बराबर ऊर्जा खर्च करनी होगी। ये कीमत बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि ज्यादातर विश्व देवता भी इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बजाय 20 या 30,000 साल साधना में बिताना पसंद करेंगे। अराजकता रत्न और अराजकता अमृत का उपयोग अंतहीन प्रदेशों में मुद्रा की तरह किया जाता था। कैओस अमृत का फायदा इसकी गुणवत्ता में निहित था। यह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत था और इसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता था। कई दिव्य शक्तियों, गुप्त कलाओं, गोली बनाने की तकनीकों और सुरक्षात्मक मंत्रों के लिए इसकी आवश्यकता होती थी। कैओस रत्नों का लाभ ऊर्जा की मात्रा में निहित था। ये रत्न कैओस ऊर्जा के क्रिस्टलीकरण से प्राकृतिक रूप से निर्मित होते थे, जिसका अर्थ था कि प्रत्येक कैओस रत्न अपने भीतर अपार मात्रा में कैओस ऊर्जा रखता था। शक्तिशाली संरचनाओं और शक्तिशाली गोलेम, सभी को ऊर्जा स्रोत के रूप में कैओस रत्नों की आवश्यकता होती थी। कैओस रत्नों के भी कई उपयोग थे। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस अड़चन को तोड़ना होगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से बचने की मेरी संभावना बेहतर होगी। हालांकि बड़े भाई सोलेस्की ने कहा था कि मैं यहाँ के खतरों से निपटने में सक्षम हूँ, लेकिन कोई भी बात निश्चित नहीं है। सुरक्षित रहना ही सबसे अच्छा है। निंग ने अपना हाथ हिलाया जिससे अराजकता का एक रत्न उसकी हथेली पर आ गिरा। निंग फिर वहां कमल मुद्रा में बैठ गया और अराजकता रत्न से अपने शरीर में अपार अराजकता ऊर्जा खींच ली। उसका दिव्य शरीर रूपांतरित होने लगा और निंग की त्वचा से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। 2 दिन बाद 19 अराजकता रत्नों का उपयोग करने के बाद निंग ने अपनी आंखें खोलीं। मेरा शरीर अराजकता के खजाने के स्तर तक पहुंच गया है।
मैं अभी यहीं रुकता हूँ। जब मैं बाहरी दुनिया में जाऊंगा और मेरे पास थोड़ा और खाली समय होगा तो मैं ये प्रक्रिया पूरी करूंगा। निंग ने सैकड़ों साल धीरे धीरे ऊर्जा खींचने में बिताए थे, जिसके परिणामस्वरूप वह एक अड़चन में पहुंच गया था। हेवनगेजर टॉवर के भीतर वह बाहरी दुनिया की तुलना में समय को 50 गुना तेजी से प्रवाहित करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर अंततः अराजकता के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि इसमें काफी ऊर्जा खर्च हुई, निंग अराजकता रत्नों की कीमत को लेकर चिंतित नहीं था। फुश, निंग एक बार फिर मंडप में प्रकट हुआ। मास्टर पत्थर टाइटन ने निंग की ओर देखा। रॉकी, इस द्वीप पर 2 अन्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञ होने चाहिए थे, है ना? निंग ने पूछा। हाँ, पत्थर के टाइटन ने दूर के दूसरे द्वीपों की ओर इशारा किया। डाउलॉर्ड विंसोस के निवास के आसपास 12 द्वीप हैं। इन द्वीपों पर उनके 12 शिष्यों के साथ साथ कुछ सेवक भी रहते थे। 12 शिष्य? निंग चौंका। इस द्वीप का क्या? इस द्वीप पर रहने वाले 3 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे। विश्व देवता कैविक्राई, कैओस इमोर्टल ब्लड पूल और कैओस इमोर्टल ओरिजिनेशन। विश्व देवता कैविक्राई डाउलॉर्ड के शिष्य थे, जबकि इमोर्टल ओरिजिनेशन और इमोर्टल ब्लड पूल विश्व देवता कैविक्राई की सेवा के लिए जिम्मेदार थे, स्टोन टाइटन ने कहा। विश्व देवता कैविक्राई, इमोर्टल ओरिजिनेशन और इमोर्टल ब्लड पूल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। निंग की जिज्ञासा जागृत हो गई थी। विश्व देवता कैविक्राई डाउलॉर्ड विंसोस के शिष्य थे। क्या उन्हें भी अपने गुरु के साथ मृत्युलोक में जाने का आदेश दिया गया था? यहाँ बुलाए गए सभी शिष्य वही थे जिन्हें वह सचमुच पसंद नहीं करता था। डाउलॉर्ड एक अजीबोगरीब व्यक्तित्व वाला एक अजीब आदमी था। अगर वह तुम्हें स्वीकार और सम्मान नहीं देता तो तुम भी उसके साथ मर जाते, पत्थर के दानव ने कहा। हालांकि डाउलॉर्ड विंसोस ने फिर भी विश्व देवता कैविकी को एक पेंटिंग भेंट की। मुझे आज भी याद है कि पेंटिंग देते समय डाउलॉर्ड ने उससे क्या कहा था। अगर तुम इस पेंटिंग को समझ सको और इसमें निपुण हो जाओ तो तुम्हें आज़ादी दे दी जाएगी और जाने की अनुमति दे दी जाएगी। अफसोस, विश्व देवता कैविकी अपनी मृत्यु से पहले इसमें निपुणता हासिल नहीं कर पाए। ओह, निंग ने सिर हिलाया। दरअसल डाउलॉर्ड विंसोस ने इन सभी 12 शिष्यों को जीने का मौका दिया था। समस्या ये थी कि उसने उन्हें बेहद कठोर परीक्षाएं दी जो उनके लिए बहुत कठिन थीं। मुझे नहीं लगता कि 12 में से कोई भी जीवित बच पाया, पत्थर के दानव ने कहा। पुस्तक 25, अध्याय 5, भूमिगत गलियारा। पत्थर के दानव ने जल्दी से कहा, ये 12 शिष्य डाउलॉर्ड के कृपापात्र नहीं थे और न ही उन्होंने उन्हें स्वीकार किया था। हालांकि डाउलॉर्ड का स्वभाव थोड़ा विचित्र था, फिर भी वह शक्तिशाली अधीनस्थों को विकसित करने और पालने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। इस प्रकार डाउलॉर्ड के अपने घर लौटते ही सभी शक्तिशाली शिष्यों को निष्कासित कर दिया गया और भगा दिया गया। जिन लोगों को उनके साथ इस स्थान पर आना था वे लोग थे जिनमें ज्यादा क्षमता नहीं थी। क्या इसमें ज्यादा क्षमता नहीं थी? निंग ने तुरंत पूछा। क्या विश्व देवता कैविक्राई के पास कोई शाश्वत हथियार था? उसने नहीं किया। पत्थर के दानव ने अपना सिर हिलाया। निंग को थोड़ी निराशा हुई जब उसने सुना था कि इस द्वीप का स्वामी विश्व देवता कैविक्राई है, जिसकी सेवा में 2 कैओस इमॉर्टल हैं, तो उसने सोचा था कि कैविक्राई वाकई एक अद्भुत व्यक्ति होगा। किसने सोचा होगा कि उसके पास एक भी शाश्वत हथियार नहीं होगा? अनंत अस्त्र अत्यंत मूल्यवान होते हैं। डाउलॉर्ड भी इन्हें यूं ही इधर उधर नहीं फेंक सकते और डाउलॉर्ड अपने शिष्यों को अपने खजाने के लिए साहसिक कार्य करने के लिए प्राथमिकता देते थे, बजाय इसके कि वे बस उनके द्वारा उन्हें दिए जाने का इंतजार करें, पत्थर के दानव ने कहा। जहां तक मुझे पता है, डाउलॉर्ड के केवल 9 शिष्यों के पास ही अनंत अस्त्र थे। उनमें से अधिकांश ने इन्हें स्वयं प्राप्त किया था। डाउलॉर्ड अपने पहले और दूसरे शिष्य से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने केवल उन दोनों को ही अनंत अस्त्र प्रदान किए। मृत्यु में उनके साथ आए 12 शिष्यों में से किसी के पास भी शाश्वत हथियार नहीं थे। हालांकि उसके सैकड़ों दासों में से कुछ के पास शाश्वत हथियार थे। उन्हें ये हथियार संयोग से मिले थे क्योंकि वे डाउलॉर्ड के साथ उसके साहसिक अभियानों में शामिल थे, पत्थर के दानव ने कहा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। निराश मत होइए, गुरु, पत्थर के टाइटन ने जल्दी से कहा। जहां तक मुझे याद है, विश्व देवता कैविक्राई की मृत्यु से पहले वह अक्सर उस पेंटिंग को घूरते रहते थे। मेरे गुरु ने कहा था कि उस पेंटिंग का मूल्य एक शाश्वत हथियार के बराबर है। पेंटिंग? निंग को अचानक याद आया कि डाउलॉर्ड विंसोस ने विश्व देवता कैविकी को एक पेंटिंग दी थी और वादा किया था कि अगर कैविकी उसे समझ लेगा तो वह उसे छोड़ देगा। अफसोस, विश्व देवता कैविक्राई ऐसा करने में असमर्थ रहे। क्या आप महल से परिचित हैं? निंग ने उनके सामने अमर संपत्ति की ओर इशारा किया। जरूर, मेरे पीछे आइए, गुरुजी, पत्थर के टाइटन ने कहा। पत्थर का टाइटन 3 मीटर के आकार तक सिकुड़ गया, फिर निंग के साथ पहाड़ से नीचे चला गया और महल में प्रवेश किया। गुरु, आपको सावधान रहना होगा। विश्व देवता गुफाक्राई एक क्रूर, संकीर्ण सोच वाला, दुष्ट और बेहद स्वार्थी व्यक्ति था, पत्थर के दानव ने चेतावनी दी। हालांकि वह जानता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, फिर भी वह नहीं चाहता था कि कोई और उसके खजाने को प्राप्त कर सके। उसका अत्यधिक स्वार्थ ही वह असली कारण था जिसकी वजह से डाउलॉर्ड विंसोस उसे नापसंद करता था। शुरुआत में एक साधक के रूप में उसका विकास अविश्वसनीय रूप से तेजी से हुआ और इसलिए डाउलॉर्ड को उससे बहुत उम्मीदें थीं। हालांकि बाद में उसका विकास रुक गया। उसके स्वार्थ को देखते हुए डाउलॉर्ड ने उसे मृत्यु में अपने साथ चलने वाले 12 लोगों में से एक चुन लिया। निंग ने सिर हिलाया और वायलेट ज्वेल को सावधानी से अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपना ज्यादातर समय भूमिगत अध्ययन कक्ष में पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताया। पत्थर के दिग्गज ने कहा। डाउलॉर्ड विंसोस की अचानक मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप विश्व देवता कैविक्राई उस भूमिगत अध्ययन कक्ष में ही मर गए और उनका शव वहीं पड़ा है।
जब दाओ लॉर्ड विंसोस की मृत्यु हुई तो उसके 12 शिष्य और कई सेवक भी मर गए। सेवक और शिष्य सभी जानते थे कि उसकी मृत्यु निकट है, लेकिन किसी को भी ठीक पता नहीं था कि यह कब होगी। जाहिर है ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे दाओ लॉर्ड विंसोस खुद उन्हें मानसिक संदेश भेजकर चेतावनी दे सके कि उसकी मृत्यु होने वाली है। गड़गड़ाहट। पत्थर के विशालकाय प्राणी ने अभ्यासपूर्वक पत्थर की दीवार को हटाते हुए रास्ता दिखाया और नीचे की ओर जाने वाली एक सीढ़ी को प्रकट किया। पत्थर का दानव आगे आगे चल रहा था और निंग उसके पीछे पीछे। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। निंग के लिए ये सौभाग्य की बात थी कि पत्थर का टाइटन अमर संपदा से अच्छी तरह वाकिफ था, वरना चूंकि वह उस जगह को सह ज्ञान या हृदय बल से भी स्कैन नहीं कर सकता था, इसलिए निंग के लिए उस दीवार के पीछे का दरवाजा ढूंढना बेहद मुश्किल होता। सावधान गुरुजी, अब हम उस निजी अध्ययन कक्ष के बहुत करीब हैं, वहां खतरा हो सकता है, पत्थर के टाइटन ने अंधेरे दालान से आगे बढ़ते हुए कहा। ठीक है। निंग पूरी तरह सतर्क रहा। भूमिगत गलियारा अत्यंत अंधकार में था। गलियारे के किनारों पर केवल दिव्य चिन्ह अंकित थे जो मंद मंद टिमटिमाती रोशनी प्रदान कर रहे थे। पत्थर टाइटन और निंग ने अपनी प्रगति जारी रखी। इधर आओ गुरु। जब वे एक मोड़ पर पहुंचे तो पत्थर के टाइटन ने अचानक निंग को मन ही मन एक संदेश भेजा। ऐसे समय में पत्थर का टाइटन भी काफी सतर्क था। निंग चुपचाप पत्थर के टाइटन के पास खड़ा हो गया और दालान में नीचे देखने लगा। रक्तवर्णी वस्त्र पहने एक व्यक्ति जमीन पर बैठा था और दीवार से टिका हुआ था। वह अमर रक्तपूल था। पत्थर के टाइटन ने मन ही मन निंग को संदेश भेजा। अमर रक्तपूल शायद इस गलियारे से गुजर रहा था जब उसकी सच्ची आत्मा अचानक बुझ गई। यही वजह है कि वह आधा बैठा है, आधा झुका हुआ है। ठीक है। निंग को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। अमर उत्पत्ति के पास काफी खजाने थे। अमर रक्तपूल के पास क्या था, पहले मुझे देख लेने दीजिए गुरु। पत्थर का दानव आगे बढ़ा। एक गोलेम होने के नाते उसका काम आगे बढ़ना और अग्रिम पंक्ति में प्रहारों को झेलना था। उसका शरीर ताकत में दाव हथियार के बराबर था। वह ज्यादातर संसार दाव लॉर्ड्स के प्रहार को भी झेल सकता था। उसकी जिंदा रहने की क्षमता किसी भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से कहीं ज्यादा थी। जब पत्थर का टाइटन अमर ब्लडपूल की लाश के आसपास कोई खतरा नहीं खोज पाया, तब निंग भी आगे बढ़ा। अमर ब्लडपूल काफी सुंदर था, लेकिन उसके वस्त्र और बाल रक्त के रंग के थे, जिससे उसकी आभा काफी बुरी लग रही थी। फुश। निंग ने अपना हाथ लहराया, जिससे अमर ब्लडपूल का शरीर उसकी संपत्ति में खींच लिया गया। उस आदमी की संपत्ति का निरीक्षण करने के बाद निंग को कुछ सुखद आश्चर्य मिले। हालांकि अमर रक्तपूल के पास अमर उत्पत्ति के मुकाबले थोड़े कम खजाने थे, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, और एक खजाना निंग के लिए खास तौर पर उपयोगी था। दाव कवच का एक सूट। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे उसके हाथों में चांदी के रंग का एक चमकदार कवच प्रकट हो गया। ये संभवतः एक उच्च श्रेणी का दाव कवच था जिसका मूल्य बहुत अधिक था। फॉगस्टोन डोमिनियन ने फॉगस्टोन सेना के सेनापतियों को केवल उच्च श्रेणी के कैओस कवच दिए थे, जबकि ब्लैकक्लॉथ सम्राट ने माइंड लॉर्ड या उसके अन्य सेनापतियों को इतने कीमती उपकरण भी नहीं दिए थे। कवच अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और महंगा था, यहाँ तक कि एक मात्र उच्च श्रेणी का दाव कवच भी अराजकता अमृत के 100 घनों से ज्यादा कीमती था। रक्त मेघ आसन, 5 तत्व रक्त ज्वाला सुइयां। निंग ने सिर हिलाया। अमर रक्तपूल के पास दाव खजाने के कुल 3 सेट थे। कवच की कीमत अराजकता अमृत के 100 घनों से भी ज्यादा थी। हालांकि निंग इसे बेचने को तैयार नहीं था। उसका ध्यान नजदीकी मुकाबले पर था और उसे ऐसे मजबूत कवच की सख्त जरूरत थी। रक्त मेघ आसन एक अत्यंत रक्तपिपासु प्रकार का दाव हथियार था, जिसका मूल्य अराजकता अमृत के 50 घनों से भी अधिक था। 5 तत्व रक्त ज्वाला सुइयां 5 सुइयों का एक सेट थी, जिनका मूल्य अराजकता अमृत के 50 घनों से भी अधिक था। फुफ। निंग ने जल्दी से कवच बांधा और पहन लिया। अब उसके शरीर की रक्षा के लिए दाव कवच का एक कवच था और उसका शरीर स्वयं एक अराजकता के खजाने के समान था। निंग अब एक कुलीन विश्व देवता के पूर्ण बल वाले प्रहार को भी झेल सकता था। लेकिन हालांकि निंग ऐसे प्रहार को झेल सकता था, फिर भी उसे आसानी से पकड़ लिया जाता और फिर अन्य तरीकों से मार दिया जाता। स्वाभाविक रूप से निंग इतना मूर्ख नहीं होगा कि एक कुलीन विश्व देवता के खिलाफ वास्तविक लड़ाई में उतर जाए। लगता है जैसे यहाँ से जाने के बाद मुझे इन खजानों को बेचने का कोई न कोई मौका ढूंढना ही पड़ेगा। निंग ने मन ही मन सोचा। निंग को उन खजानों से कोई मतलब नहीं था जिन्हें अमर उत्पत्ति और अमर रक्तपूल सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आगे बढ़ते रहो रॉकी, निंग ने निर्देश दिया। जी हाँ गुरुजी। पत्थर का दानव निडरता से आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वह रुक गया। फिर उसने अपने विशाल हाथों से दीवार के एक हिस्से को धक्का दिया। दीवार का वह हिस्सा देखने में सादा और साधारण लग रहा था, लेकिन जब उसने उस हिस्से को धक्का दिया तो वह तुरंत खुल गया। विश्व देवता गुफाक्राई वहां अंदर है, पत्थर टाइटन ने मन ही मन भेजा। ठीक है। निंग तुरंत प्रवेश द्वार की ओर चला गया और अध्ययन कक्ष में देखने लगा। निजी अध्ययन कक्ष काफी बड़ा था। यहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति कमल मुद्रा में बैठा था। उसके पीछे एक विशाल ध्वज रखा हुआ था। काले वस्त्र पहने उस आदमी की लाश से निकल रही दिव्य शक्ति की तरंगे वास्तव में किसी मृत विश्व देवता की थीं। वह एक दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था जिस पर एक पेंटिंग लगी थी, और वह पेंटिंग पूरे अध्ययन कक्ष में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज थी। संपूर्ण स्क्रॉल से तलवार की ऊर्जा की एक विशाल आभा निकल रही थी। तलवार की ऊर्जा ने पूरे अध्ययन कक्ष को भर दिया था। दरअसल यह इतनी शक्तिशाली थी कि यह पूरे अमर महल से होकर स्वर्ग तक पहुंच गई। निंग और दाव लॉर्ड सोलेस्की दोनों ने तुरंत ही इस विशेष द्वीप से उठती तलवार की ऊर्जा को पहचान लिया था। तो तलवार की इसी पेंटिंग से आई है।
निंग पेंटिंग को घूरता रहा। विश्वदेवता गुफा क्रिंग के पीछे लगे बैनर ने उसकी दृष्टि को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए वह केवल इतना ही देख पाया कि यह पहाड़ों और नदियों की पेंटिंग लग रही थी। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, गुरु? पत्थर का टाइटन जानता था कि उसे ऐसे समय में जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन सावधान रहना, निंग ने निर्देश दिया। पत्थर का दानव सावधानी से अध्ययन कक्ष में घुसा और काले वस्त्र पहने बैठी लाश की ओर बढ़ा। जब वह काले वस्त्र पहने लाश से लगभग 30 मीटर दूर था तो लाश के चारों ओर दिव्य रूनों के घेरे अचानक प्रकट होने लगे। ये दिव्य रून चकाचौंध भरी सुंदर रोशनी से चमक उठे और एक विशाल प्रकाश गोलाकार आकृति बना ली जो लाश को घेरे हुए थी और उसकी रक्षा कर रही थी। यहाँ तक कि गलियारे की दीवारों पर लगे मंद मंद चमकते रून भी नाटकीय रूप से और अधिक चमकदार होने लगे। धमाका! अचानक एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। निंग अपनी तलवार से सिर्फ एक दिशा से ही बचाव कर पा रहा था, जबकि शक्ति का वह सर्वदिशात्मक विस्फोट उसके शरीर पर हर दिशा से प्रहार कर रहा था। पुस्तक 25, अध्याय 6, एक क्लीन स्वीप। जी निंग की ओर हर तरफ से एक भयानक आघात तरंग फूट पड़ी। हालांकि उसके कवच ने उसकी तीव्रता को रोक लिया था, फिर भी कुछ शक्ति निंग के शरीर पर प्रहार करने में सफल रही। वाह! निंग के पैर थोड़े मुड़े हुए थे और वह स्थिर मुद्रा में खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। दीवारों पर टिमटिमाते दिव्य चिन्ह धुंधले पड़ गए थे। गलियारे में बिजली के कुछ झटके लगातार आ रहे थे, लेकिन वे निंग के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पा रहे थे। तो विश्व देवता केवक्राई ने सचमुच ऐसी ही एक खतरनाक चाल रची थी। कितना खतरनाक आदमी है! अगर कोई कैओस इम्मोर्टल इस जाल में फंस जाता तो शायद उसकी मौत हो जाती, निंग धीरे से बुदबुदाया। उस संरचना की शक्ति किसी विश्व देवता के सीधे प्रहार जितनी ही प्रबल थी। फिर भी निंग की शक्ति को देखते हुए अगर वह अभी भी अपने पिछले उच्च स्तरीय कैओस कवच पहने होता तब भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। कोई भी शक्तिशाली दिव्य शरीर वाला व्यक्ति इस प्रहार को झेल सकता था। संभवतः केवल शारीरिक रूप से कमजोर की रिफाइनर ही इससे मारे जाते। रॉकी! निंग कमरे में दाखिल हुआ। पत्थर का टाइटन कमरे में घुसकर एक दीवार से टकरा गया था। अब वह भी अपने पैर जमा चुका था और उसने कर्कश स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ, गुरु। विश्व देवता गुफा क्राई वाकई एक घिनौना काम था। उसने शायद ये संरचना गुप्त रूप से बनाई होगी। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। ठीक है। निंग ने निजी अध्ययन कक्ष की ओर मुड़कर देखा। निजी अध्ययन कक्ष लगभग 300 मीटर बड़ा था और काले वस्त्रधारी आकृति उसके बीचों बीच पद्मासन में बैठी थी। वह विशाल ध्वज उसके ठीक पीछे रखा हुआ था। फड़फड़ाहट, फड़फड़ाहट। विशाल ध्वज के चारों ओर काली ऊर्जा की धाराएं घूम रही थीं और दैत्य देव जैसी आकृतियां उसमें से उड़ने लगीं। ध्वज से उड़ने वाले जीवों के ऊपरी शरीर मानव जैसे थे, लेकिन निचले शरीर धुंध और धुएं से भरे थे। उन्होंने काले शल्कों वाले कवच पहने थे, उनकी आंखें रक्त लाल थीं और नुकीले पंजे थे। वे सभी निंग और पत्थर के टाइटन को गौर से देख रहे थे। पापराधियों! पत्थर के दानव ने जल्दी से मन ही मन निंग को संदेश भेजा। गुरु, यह एक शक्तिशाली पाप खजाना है जिसे विश्व देवता गुफा क्राई ने स्वयं गढ़ा था। इसे एवस्नो बैनर के नाम से जाना जाता है और इसमें कुल 9 पापराधियां हैं, जिनमें से प्रत्येक मुझसे थोड़ा कमजोर है। ये सुनकर निंग का चेहरा बदल गया। एक शक्तिशाली पाप खजाना! वह तुरंत समझ गया कि ये 3 पापी राक्षस त्रिलोक में विद्यमान भूत सेनापतियों जैसे प्राणी थे। अंतर ये था कि ये पाप राक्षस पाप को निगलकर शक्तिशाली बन सकते थे। जब उन्हें आदिकालीन अराजकता में विद्यमान कुछ मूल्यवान खजाने दिए जाते तो वे एक मौलिक परिवर्तन से गुजरकर जीवित प्राणी बन सकते थे। ये 9 पाप राक्षस सभी विश्व स्तरीय प्राणी थे। विश्व देवता गुफा क्राई बहुत पहले मर गए। पत्थर का दानव गुर्राया। तुम 9 लोग अब भी मुझे और मेरे स्वामी को रोकने की सोच रहे हो। तुम्हारा स्वामी? तुमने एक तुच्छ वृद्ध देवता को अपना स्वामी मान लिया। मालिक ने हमें बनाया है, वह हमेशा हमारा मालिक रहेगा। जो कोई भी गुरु की खेती के मैदान में घुसेगा वह मर जाएगा। मरना! 9 पापी राक्षस दहाड़ने लगे और धुंध में तब्दील हो गए तथा हर दिशा से निंग की ओर बढ़ने लगे। वे बुद्धिमान प्राणी थे। वे जानते थे कि निंग पत्थर के टाइटन का स्वामी है। अगर वे निंग को मार देते तो सब कुछ खत्म हो जाता। मूर्ख पापी! पत्थर का दानव दहाड़ता हुआ उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो पापियों से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी। उसके हाथ बड़े हो गए और वह पापियों पर टूट पड़ा। बूम बूम बूम। उसकी विशाल हथेली बार बार उन पर टूट पड़ी। पत्थर के टाइटन के पास ताकत के मामले में जबरदस्त बढ़त थी। एक पत्थर के टाइटन गोलेम के रूप में उसकी गति और ताकत ज्यादातर विश्व देवताओं से कहीं बेहतर थी। हालांकि उन सभी विश्व देवताओं को दाव की गहरी समझ थी और वे बेहद कुशल थे, इसलिए पत्थर के टाइटन के लिए उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। हालांकि इन पापी राक्षसों को भी दाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे पूरी तरह से अपनी जन्मजात प्रतिभा और पाश्विक शक्ति पर निर्भर थे। धमाक! एक पापी राक्षस ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली जब उसे एक तरफ पटक दिया गया। निजी कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। पत्थर का दानव अकेले ही 6 पापियों को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि बाकी 3 दानव पत्थर के दानव को पीछे छोड़कर सीधे निंग की ओर बढ़ने में कामयाब रहे। पत्थर के गोलेम को मारना हमारे बस की बात नहीं है। इसकी बजाय बड़े देवता को मार डालो, उसे खा लें, उसे जिंदा खा जाओ। जैसे ही तीनों पापी राक्षस निंग की ओर उड़े, उन्होंने अजीब कान फाड़ देने वाली चीखें निकाली जिससे अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न हुई जो निंग की आत्मा की ओर जा गिरी। अरे! निंग की आत्मा हार्टफोर्स सोल लॉक तकनीक से सुरक्षित थी और एज्योर फ्लावर मिस्ट ऊर्जा से मजबूत थी। यह इस आत्मा के हमले को पूरी तरह से नकारने में सक्षम थी।
काटना। निंग ने अपने हाथ में तलवार लेकर हमला किया। तलवार की रोशनी चकाचौंध कर देने वाली ढंग से चमक उठी। स्लैश। किलस्वॉर्ड मुद्रा, एक ऐसा हमला जो कुछ भी रोक नहीं सकता था। निंग ने अभी अभी वायलेट ज्वेल के सार तत्व की थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग किया था। चूंकि निंग स्वयं एक विश्व देवता की शक्ति रखता था, तो ये तुच्छ पापी राक्षस निंग के शाश्वत अस्त्र का सामना कैसे कर सकते थे। वायलेट ज्वेल ने बड़ी मुश्किल से एक पापी के शरीर को चीरकर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। अफसोस, पापी पूरी तरह से धुंध में बदल गया और फिर निंग के सामने फिर से अपना रूप धारण कर लिया। फिर भी उसकी आंखों में अब भय और अविश्वास के भाव थे। ये कैसे हो सकता है? एक बड़े भगवान ने मुझे कैसे घायल कर दिया? एक साधारण वृद्ध देवता इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सभी पापी राक्षस दंग रह गए। उसे घेर लो और उस पर हमला करो। वह तो बस एक ही इंसान है। उसे घेर लो, उस पर हमला करो और उसे मार डालो। एक पापी राक्षस ने जोरदार चीख मारी, जिसके बाद बाकी 9 राक्षस जोरदार चीखें मारने लगे। पत्थर का दानव दहाड़ा, मूर्ख पापी, चकनाचूर हो जाओ। पत्थर का दानव अपनी विशाल हथेलियों से बेतहाशा टूट पड़ा। उसे अपनी पूरी ताकत इस तरह से इस्तेमाल करने का मौका कम ही मिलता था, क्योंकि विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से लड़ते हुए वे उसके लिए पूरी ताकत से वार करना बेहद मुश्किल बना देते थे। पत्थर के दानव ने बेतहाशा हमला किया। सभी पापी राक्षस उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निंग पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। काटना, काटना। निंग ने लगातार 9 तलवारों के वार किए। हर वार ने एक पापी को चीर डाला। अफसोस, निंग अभी भी उनके हमलों से कमरे के बाहर ही रहा, अंदर नहीं जा सका। ये पापी उसके हमलों से बिल्कुल भी अछूते रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे, जिससे निंग आगे नहीं बढ़ सका। वे निराकार प्राणी हैं, उन्हें काटना बेकार है। निंग की नज़र काले वस्त्रधारी आकृति के पीछे रखे बैनर पर पड़ी। अगर मैं उस बैनर को बांध सकूं, तो 9 पापी राक्षस अब कोई खतरा नहीं रहेंगे। रॉकी, निंग ने मन ही मन कहा। मास्टर, पत्थर टाइटन ने उसकी ओर देखा। वह झंडा मेरे पास लाओ, निंग ने निर्देश दिया। हर एक पापी राक्षस लगभग उतना ही शक्तिशाली था जितना वह था, और वे एक अंतहीन धारा में आ रहे थे। निंग के लिए उनसे आगे बढ़कर झंडे तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। ठीक है। पत्थर का टाइटन तुरंत बैनर की ओर बढ़ गया। इसे रोक, बस करो। 9 पापी राक्षस घबरा गए। वे सभी पत्थर के दानव से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। सभी पापी राक्षस पत्थर के दानवों की ओर झपटे, जिसके परिणामस्वरूप विशाल पत्थर के 2 ताड़ के पेड़ों और कई तीखे पंजों के बीच आमने सामने की कई टक्करें हुईं। हर बार पापी राक्षस बिखर जाते, फिर भी वे लगभग तुरंत ही संभल जाते और अपने हमले जारी रखते। हर एक पापी लगभग निंग जितना ही शक्तिशाली था। पत्थर के दानव को रोकने के लिए उनमें से 8 को मिलकर काम करना पड़ा। निंग अचानक झंडे की ओर बढ़ा। हालांकि अकेला बचा हुआ पापी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निंग और उसकी तलवारबाजी उस पर पूरी तरह हावी थी। निंग को रोकने का कोई उपाय नहीं था। नहीं, 9 पापी राक्षस कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वे पत्थर के गोलेम को बांध भी देते, तो निंग को नहीं बांध पाते। अगर वे निंग को बांध भी देते, तो पत्थर के गोलेम को नहीं बांध पाते। जहां तक बैनर की बात है, वे 9 लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। अगर छू भी लेते, तो तुरंत उसमें समा जाते। फुसफुसाहट। मुस्कुराते हुए निंग ने अपना हाथ बढ़ाया और बैनर पकड़ लिया और तुरंत अपनी अमर ऊर्जा उसमें डाल दी। ग्रा। 9 शक्तिशाली पापी हार नहीं मानना चाहते थे, लेकिन वे सभी धुंध में बिखर गए और वापस बैनर में खींच लिए गए। पाप के खजाने बनाना न तो इतना मुश्किल है और न ही इतना महंगा, लेकिन ये काफी शक्तिशाली होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे साधक अंततः बुराई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लेते हैं। निंग ने मन ही मन आह भरी। अगर कोई गोलेम बनाना चाहता है, तो उसे संरचनाओं की कला और बड़ी मात्रा में बहुमूल्य संसाधनों की अविश्वसनीय रूप से गहरी समझ होनी चाहिए। तभी एक शक्तिशाली गोलेम बनाया जा सकता था। तुलनात्मक रूप से गोलेम बनाना कहीं ज्यादा महंगा और मुश्किल था। पापी आसानी से मिल जाते थे और उन्हें रखने के लिए बनाए गए खजाने सस्ते थे। पर्याप्त पाप सोख लेने के बाद वे स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे पाप के हथियार भी ताकतवर हो सकते थे। और पापियों का क्या? अगर उन्हें पर्याप्त पाप खिलाया जाए, तो वे और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। बस आपको बहुत से लोगों का कत्ल करके पर्याप्त पाप इकट्ठा करना होता था। फुश। बैनर हटाने के बाद निंग ने अपनी नजर काले वस्त्र पहने शव और दूर दीवारों पर लटकी तलवार की पेंटिंग पर डाली। इधर आओ। निंग ने हाथ हिलाकर लाश और पेंटिंग दोनों को अपने पास ले लिया। रॉकी, चलो चारों ओर देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई अन्य खजाना मिल सकता है। निंग ने निर्देश दिया। हाँ मास्टर। इन दोनों ने पूरी संपत्ति के कोने कोने में खजाने की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने हर कमरे के फर्श में 3-3 फुट गहराई तक खुदाई की। पूरी तरह से छान मारने के बाद ही वे वहां से निकले। द्वीप पर एक पहाड़ की चोटी पर निंग आराम से बैठ गया, फिर धीरे से हंसा। मैंने इस द्वीप से सारे खजाने साफ कर दिए हैं। इस बार मैंने सचमुच खूब पैसा कमाया। अगर बड़े भाई सोलेस्की न होते, तो मुझे नहीं पता कि मुझे इतना सारा खजाना इकट्ठा करने में कितना समय लगता। फिर निंग ने अपना ध्यान उन खजानों की ओर लगाया जो विश्व देवता केवक्राई पीछे छोड़ गए थे। पुस्तक 25, अध्याय 7, एक अचानक परिवर्तन। वस्तुओं की खोज करने के बाद निंग को खुशी और थोड़ी निराशा दोनों महसूस हुई। आश्चर्य और प्रसन्नता इस बात से हुई कि विश्व देवता कैवेकी वाकई बहुत धनी थे। डाउलॉर्ड विंसोस के निजी शिष्य होने के नाते उनके पास हजारों घनों से भी ज्यादा मूल्य के अराजक अमृत के खजाने थे, जिनमें तलवार की पेंटिंग शामिल नहीं थी। निंग को थोड़ी निराशा इस बात से हुई कि एवस्नो बैनर के अलावा विश्व देवता कैवेकी का कोई भी खजाना उनके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था।
उदाहरण के लिए विश्व देवता केवक्राई का सबसे मूल्यवान खजाना 6 उच्च श्रेणी के दाव कटारों का एक सेट था। इनकी कीमत 500 घनों से भी ज्यादा थी, लेकिन अफसोस निंग ने कटारों का नहीं तलवारों का इस्तेमाल किया। जहां तक उसके कवच की बात है, वह उच्च श्रेणी के दाव कवच का एक सेट था। यह वही कवच था जो इमोर्टल ब्लड पूल इस्तेमाल करता था। चूंकि निंग के पास पहले से ही एक कवच था, इसलिए ये दूसरा सेट अस्थायी रूप से उसके किसी काम का नहीं था। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद ये सब बेच दूंगा। निंग ने खजाने को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया, फिर पेंटिंग को बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। ये पूरे द्वीप का सबसे मूल्यवान खजाना था। इसकी कीमत निश्चित रूप से एक शाश्वत हथियार जितनी थी। इस पेंटिंग में कौन से राज छिपे हैं? निंग ने पेंटिंग खोली और उसे गौर से देखा। उसने पेंटिंग को पहले ही बांध दिया था, इसलिए पेंटिंग की तलवार जैसी ऊर्जा पर लगाम लग गई थी। अब वह बिल्कुल साधारण लग रही थी। इस पर कोई दिव्य चिन्ह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे सक्रिय करने का कोई तरीका नहीं है। ये तो बस एक पेंटिंग है। निंग ने तलवार की पेंटिंग को हैरान होकर देखा। तलवार की पेंटिंग पहाड़ों और नदियों की एक साधारण पेंटिंग जैसी लग रही थी। इसमें पहाड़, झरने और खाड़ियां थीं। दरअसल कलात्मक दृष्टि से यह पेंटिंग वाकई साधारण लग रही थी। निंग खुद भी ऐसा कुछ बना सकता था। फिर भी जब भी निंग अपनी इंद्रियों को इस साधारण सी दिखने वाली पेंटिंग में डालता, तो उसे एक तलवार इच्छा का आभास होता जो उसके दिल में डर पैदा कर देती। पेंटिंग में भरी हुई यह उदात्त तलवार इच्छा उतनी ही प्रबल थी जितनी कि वायलेट ज्वेल का सार। जिस व्यक्ति ने ये चित्र बनाया है, वह तलवार के ताव का एक भयानक रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञ रहा होगा, निंग ने सोचा। लेकिन तो क्या, कम से कम मैं अपनी चेतना को अपनी तलवार के सार तत्व से जोड़ सकता हूँ और उसकी बुनियादी समझ हासिल कर सकता हूँ। इस चित्र के साथ मैं बस इसे देख सकता हूँ। ऐसी पेंटिंग का क्या उपयोग था जो केवल तलवार की मंशा से भरी थी और जिसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती थी। वायलेट ज्वेल के सार तत्व में भी तलवार के समान ही गहरी मंशा थी, लेकिन निंग वास्तव में इसका उपयोग युद्ध करने के लिए कर सकता था। क्या इसका मूल्य अनंत हथियार के बराबर नहीं होना चाहिए था? अरे, बात तो सही है। डाउ लॉर्ड विंसोस ने विश्व देवता केवक्राई से कहा था कि वे इस पेंटिंग को समझें और उसमें महारत हासिल करें, लेकिन वे अपनी मृत्यु से पहले ऐसा नहीं कर पाए। शायद दाव के बारे में मेरी समझ इतनी कम है कि मैं पेंटिंग में छिपे असली रहस्यों को समझ नहीं पाऊंगा। निंग इन शब्दों से खुद को सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर भी वह पेंटिंग को कुछ और नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि यह पेंटिंग अपने भीतर कुछ राज छुपाए हुए है। लेकिन अफसोस, इन राजों पर एक जालीदार पर्दा डाल दिया गया था, जिससे उसके लिए उन्हें देखना नामुमकिन हो गया था। ये सब क्या है? निंग ने पेंटिंग पर 6 घंटे और खर्च किए और फिर हार मानकर उसे रख दिया। गुरुजी, पास ही खड़े पत्थर के टाइटन ने उत्सुकता से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सुना है कि केवल संसार डाउ लॉर्ड ही विंसोस संरचना की 100 धाराओं को पार करने में सक्षम है। मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था। बिल्कुल, निंग मुस्कुराया। गुरुजी, आपका बड़ा भाई? पत्थर का टाइटन काफी उत्सुक था और उसकी गहरी पीली आंखें अचानक चमक उठीं। गुरुजी, आपका बड़ा भाई एक डाउ लॉर्ड है? वह कहाँ है? वह केंद्रीय द्वीप पर गया है। निंग ने केंद्रीय द्वीप की ओर इशारा किया। हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। जब वह लौटेगा तो हमें विंसोस खंडहर से बाहर ले जाएगा। यदि डाउ लॉर्ड सोलेस्की वापस नहीं आता तो निंग स्वयं निश्चित रूप से नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता। लेकिन यहीं पर कभी डाउ लॉर्ड विंसोस रहता था। यह इस दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, पत्थर के दानव ने कहा। अचानक केंद्रीय द्वीप से शक्ति की एक सुनहरी लहर फूट पड़ी। ये भयानक लहर तुरंत चारों ओर फैल गई, जिससे निंग डर गया और उसका चेहरा राख जैसा हो गया। अपनी ओर आती सुनहरी सर्वदिशात्मक लहर को देखकर उसे एहसास हुआ कि अगर यह उसे छू भी गई तो वह मर जाएगा। उसे बचने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। सौभाग्यवश जैसे ही सुनहरी लहर केंद्रीय द्वीप से बाहर निकली, वह विभिन्न छोटे द्वीपों से अलग हो गई। क्या बकवास है? निंग बुरी तरह घबरा गया। उसने अवश्य ही कोई संरचना या जाल सक्रिय किया होगा, पत्थर के टाइटन ने कहा। मुझे पता है, लेकिन उसने पहले कुछ भी सक्रिय नहीं किया था। क्या हुआ? निंग थोड़ा चिंतित था। उसने 6 घंटे तलवार की पेंटिंग पर ध्यान लगाया था और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब अचानक हर दिशा में एक विशाल शॉकवेव फैल गई थी। इससे निंग बहुत बेचैन हो गया। केंद्रीय द्वीप के भीतर एक नंगे पांव फटेहाल बूढ़े ने लंबी सांस ली। उसके आसपास की इमारतें पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। सिर्फ इस द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक विशाल महल ही बचा था। धिक्कार है इस विंसोस पर। मर गया तो मर गया। आखिर उसे इतने सारे प्रतिबंधात्मक ढांचे क्यों छोड़ने पड़े? डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने धीरे से गाली दी। क्या तुम सबको बताना चाहते थे कि तुम कभी कितने खतरनाक थे? वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन द्वीप में प्रवेश करते ही उसने खुद को अनगिनत खतरों से घिरा पाया। हालांकि आसपास कोई खजाना भी नहीं था। इससे डाउ लॉर्ड सोलेस्की काफी चिढ़ गया। कोई भी मेरे दाव को नहीं रोक सकता। तुम न केवल मर चुके हो, बल्कि जब तुम जीवित होते तब भी मुझे नहीं रोक पाते। डाउ लॉर्ड सोलेस्की अब पहले जैसा शांत नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अब एक भयानक रोशनी चमक रही थी। वाह! डाउ लॉर्ड सोलेस्की वास्तव में 2 भागों में विभाजित हो गया, फिर 4 में, फिर 8 में। पलक झपकते ही वह 10,000 से ज्यादा आकृतियों में बट गया। हर एक डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने अक्षत मुख्य महल की ओर देखा, फिर द्वीप के अलग अलग हिस्सों से उसकी ओर चलने लगा। मुख्य महल को घेरे और उसकी रक्षा करने वाले अनगिनत दिव्य रूम टिमटिमाने और बहने लगे। धमाका, 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 धमाका।
धमाका। जैसे जैसे हजारों डाउनलॉड आगे बढ़े, कुछ हमले शुरू हुए और उसके शरीर बुलबुलों की तरह फटने लगे। हालांकि वे शरीर फिर से बन गए। दल में हलचल मच गई और कई शरीरों ने इस मौके का फायदा उठाकर दल के अंदर घुसने की कोशिश की और इस प्रकार एक साधारण तरीके से हजारों डाउनलॉड्स अनगिनत दिव्य रूनों की सुरक्षात्मक बाधा को पूरी तरह से पार करने में कामयाब रहे। अगर विंसोस की 100 स्ट्रीम्स वाली असली संरचना सक्रिय हो जाती तो मुझे थोड़ी परेशानी हो सकती थी। हालांकि ये छोटी संरचनाएं मेरे लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं हैं। एक भ्रम की तरह, छाया की तरह, स्थान और समय, केवल मैं ही बचा हूँ। हजारों शव गायब हो गए, केवल एक आकृति मुख्य महल के सामने खड़ी रह गई। डाउलॉर्ड सोलिस्की वहां खड़ा मुख्य महल में कमल मुद्रा में विराजमान चांदी के बालों वाली आकृति को घूर रहा था। चांदी के बालों वाले उस व्यक्ति का चेहरा सुंदर था। उसने सफेद वस्त्र पहने थे, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उससे एक प्रकाश की आभा निकल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि कौन सा साथी ताओवादी आया है। मेरे द्वीप के चारों ओर 13 संरचनाओं को हराने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। मुझे लगता है कि तुम मेरे अनंत काल के ताबीज के लिए आए होगे। अनंत काल का ताबीज यही है। मेरे ताओमज के सामने इस अनंत काल के ताबीज को पाने के लिए मैं लगभग मर ही गया था। साथ ही ताओवादी, अगर तुम मुझे 3 बार प्रणाम करने को तैयार हो तो तुम ये ताबीज अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे जबरदस्ती ले जाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं झुक जाऊं? डाउलॉर्ड सोलिस्की की आंखें बाहर निकल आईं। तुम पहले ही मर चुके हो और फिर भी तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा, भले ही इसका मतलब ये हो कि मैं अपने दाऊमज को भी विफल कर दूंगा। डाउलॉर्ड सोलिस्की अब सचमुच क्रोधित हो गया था। वह बता सकता था कि यह एक भ्रामक छवि थी जो डाउलॉर्ड विंसोस ने मरने से पहले पीछे छोड़ी थी। विंसोस फॉर्मेशन की 100 धाराएं एक विशाल संरचना है। इसकी पूरी शक्ति को एक साथ प्रकट करना असंभव है। देखते हैं इस संरचना के अलावा तुम्हारे पास और क्या क्या तरकीबें हैं। डाउलॉर्ड सोलिस्की ठंडे स्वर में मुस्कुराया। जब तुम जिंदा थे तब मुझे तुमसे डर नहीं लगता था। अब जब तुम मर गए हो तो मुझे तुमसे और भी कम डर लगता है। जैसे ही वह बोल रहा था, डाउलॉर्ड सोलिस्की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फुश! अचानक एक विशाल ताड़ के पेड़ जैसा एक विशाल ब्रह्म प्रकट हुआ और उसने महल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित वस्त्रों और खजानों की ओर झपट्टा मारा। डाउलॉर्ड विंसोस अपने दाऊमज में असफल रहा था और अंततः उसी के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि वह अपने दाऊमज में असफल होने के कारण ही मरा था, इसलिए मृत्यु के समय उसका पूरा शरीर बिखर गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी लुप्त हो गई और उसके वस्त्रों और खजानों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। फुस! विशाल हथेली ने कपड़े और जादुई खजाने झपट लिए। हालांकि ढेर में अनंत वस्तुएं थीं, लेकिन डाउलॉर्ड सोलिस्की को उनकी परवाह नहीं थी। बस एक ही चीज मायने रखती थी, वह था अनंतता का तावीज। मैं इस अनंत काल के ताबीज को पाने के लिए लगभग मर ही गया था। दोस्त ताओवादी, तुम इसे मुझसे छीनना चाहते हो? हा हा हा! अचानक पूरे मुख्य महल में एक ठंडी हंसी गूंजने लगी। महल के हर कोने से अचानक अनगिनत दिव्य रून प्रकट होने लगे, जिससे वह चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा। पूरा मुख्य महल लगभग तुरंत ही उड़ गया और भयानक आघात की लहर पूरे इलाके में फैल गई। डाउलॉर्ड सोलिस्की का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे श्राप देने का भी मौका नहीं मिला। वह बस अपनी जान बचाकर भाग सका। गड़गड़ाहट! संपूर्ण केंद्रीय द्वीप टूटने लगा, क्योंकि शक्ति की क्रूर लहर हर दिशा में फैल गई। निंग और पत्थर का टाइटन अपने द्वीप पर धैर्यपूर्वक डाउलॉर्ड सोलिस्की के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि पूरा केंद्रीय द्वीप टूटने लगा है और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रघात तरंग हर दिशा में फैल गई। सावधान, गुरु! पत्थर के टाइटन का शरीर तुरंत नाटकीय रूप से फैल गया और वह एक विशाल ग्लोब में बदल गया, जिसने निंग को पूरी तरह से घेर लिया। धमाका! जिस द्वीप पर निंग था वह जोर से कांपने लगा और फिर एक धमाके के साथ वह भी पूरी तरह से टूट गया। द्वीप के टूटे हुए टुकड़े झील के आसपास के पानी में डूबने लगे और महल पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर गरजती धूसर हवा में उड़ गया। पत्थर का वह विशालकाय दैत्य निंग को घेरे हुए एक विशाल शिलाखंड के रूप में उसकी रक्षा कर रहा था। उसे भी उड़ा दिया गया और वह गरजती धूसर हवा में बहकर तेजी से उसमें विलीन हो गया। पुस्तक 25, अध्याय 8, सम्राट मिरजनो। थोड़ी देर बाद एक पत्थर का विशालकाय जीव एक विशाल गड्ढे के अंदर एक विशाल दरार के किनारों को पकड़े हुए था। धूसर हवा उसे यहाँ खींच लाई थी। गुरुजी, यहाँ हवा बहुत कमजोर है, पत्थर के टाइटन ने मन ही मन कहा। हाँ जी, निंग ने राहत की सांस ली। वह बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से उसने पत्थर के गोलेम को अपना सेवक बना लिया था, वरना शायद अभी उसकी जान चली जाती। मुझे आश्चर्य है कि मेरे बड़े भाई की हालत कैसी होगी, निंग ने मन ही मन सोचा। शक्ति का वह विस्फोट अविश्वसनीय था। हालांकि उस पत्थर के टाइटन ने मुझे ढक लिया था और 90% से ज्यादा शक्ति सोख ली थी, फिर भी मुझे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और मैंने बहुत सारी दिव्य शक्ति खर्च कर दी। इसके बिना मैं निश्चित रूप से मर जाता। डाउलॉर्ड विंसोस का सुरक्षात्मक मंत्र उन अन्य संसार डाउलॉर्ड्स को मारने के लिए था जो उसके जैसे ही शक्तिशाली थे। ये बेहद शक्तिशाली था। सिर्फ एक ही शॉकवेव कमजोर संसार डाउलॉर्ड्स को खत्म करने के लिए काफी थी। निंग सचमुच बहुत भाग्यशाली थी। 12 द्वीपों में स्वयं ही मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं थीं। प्रघात तरंग ने पहले तो अपनी अधिकांश शक्ति द्वीपों को चीरने में खर्च कर दी, फिर उस पत्थर के टाइटन पर गिरी जिसने निंग की रक्षा की थी, जिसने उच्च श्रेणी का दाव कवच पहना हुआ था। इन सभी कारकों के कारण ही निंग बच पाया। गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए?
पत्थर के टाइटन ने पूछा। रुको, निंग ने मन ही मन कहा, चलो यही मेरे बड़े भाई के आने का इंतजार करते हैं। हमें पवनस्रोत संरचना की 100 धाराओं के अंदर होना चाहिए। पत्थर के दानव ने मन ही मन कहा। मैंने सुना है कि इस संरचना के अंदर कई पवन जानवर हैं, जिनमें से प्रत्येक में विश्व स्तरीय विशेषज्ञ की शक्ति है। एक बार जब उनमें से बड़ी संख्या में हमें घेर लेंगे तो हम गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। मुझे पता है, निंग ने सिर हिलाया। वह पहले भी पवन जानवरों से लड़ चुका था। चिंता मत करो, अगर हम यहीं चुपचाप इंतजार करेंगे तो उनके लिए हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पत्थर टाइटन ने उत्तर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक मिनट। निंग और गोलेम गहरी खाई में इंतजार करते रहे। मेरे पास स्वागत का ताबीज है। बड़ा भाई ठीक ठीक भांप लेता है कि मैं कहाँ हूँ। वह अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह? निंग के मन में एक विचार आया। क्या डाउलॉर्ड सोलिस्की मर गया है? निंग को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। डाउलॉर्ड सोलिस्की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, हालांकि वह तार्किक रूप से इस विचारधारा का अनुसरण करने से खुद को रोक नहीं पाया। शक्ति का वह आखिरी विस्फोट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उससे उत्पन्न कमजोर प्रघात तरंगे भी इतनी शक्तिशाली थीं कि सभी द्वीपों को मिटा सकती थीं। कोई कल्पना कर सकता था कि केंद्रीय द्वीप के भीतर ही वह विस्फोट कितना शक्तिशाली रहा होगा। ये पूरी तरह संभव था कि डाउलॉर्ड सोलिस्की इतनी बड़ी शक्ति के सामने ही मारा गया हो। असंभव, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। निंग इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप इंतजार करता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे। निंग अधिकाधिक घबरा गया, लेकिन वह चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। बड़े भाई, निंग वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। धमाका! अचानक उन्हें नीचे से एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। सावधान, रॉकी। निंग ने नीचे देखा। हो सकता है कि यह कोई हवा का झोंका हो। एक पवन जानवर। पत्थर का दानव चौंका। निंग को सिरदर्द होने लगा। उसे एक हवा के जानवर से डर नहीं था, लेकिन अगर उनका पूरा समूह हमला कर दे तो? ये सचमुच एक पवन जानवर है। निंग गुर्राया। उनके नीचे गहरे रसातल की तलहटी में वह 3 पवन जानवरों के चांदी नीले आकार को धुंधला सा देख पा रहा था। निंग तुरंत पूरी तरह सतर्क हो गया, लेकिन फिर वह भ्रमित हो गया। ये 3 पवन जानवर वास्तव में आगे की ओर लुढ़क रहे थे। वे लुढ़कते हैं? निंग अवाक रह गया। फुश! अचानक एक जानी पहचानी आकृति 2 लुढ़कते हुए पवन जीवों के पास प्रकट हुई, लात मारने के लिए पैर ऊपर उठाए हुए। पवन जीवों के चेहरों पर घोर भय का भाव देखा जा सकता था। आहा, भाईजी निंग, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने बहुत ढूंढा था। शुरुआत में वह आकृति थोड़ी धुंधली थी, लेकिन जल्दी ही निंग के सामने आ गई। वह फटेहाल नंगे पांव डाउलॉर्ड सोलिस्की था। बड़े भाई, निंग खुश हुआ। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने राहत की सांस ली। विंसोस संरचना की 100 धाराओं वाला रास्ता मोड़ों और घुमावों से भरा है। यह वाकई बहुत कष्टदायक है। मुझे लग रहा था कि तुम ज्यादा दूर नहीं हो, लेकिन मैं तुम तक पहुंचने का सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। मैं तुमसे और दूर होता चला गया। सही सुरंग ढूंढने से पहले मुझे इस संरचना को समझने में थोड़ा समय लगा। ये सारी घुमावदार सुरंगें मुझे बहुत परेशान कर रही थीं। मैं सचमुच इस पूरी चीज को तहस नहस कर देना चाहता था, लेकिन आखिरकार मैं अपना गुस्सा काबू में रखने में कामयाब रहा। डाउलॉर्ड सोलिस्की का चेहरा मानो पीला पड़ गया था। उसने पास की दीवार की ओर हाथ हिलाया। फुश! एक विशाल भ्रामक हाथ ने दीवार को फाड़ दिया और एक छोटी सी गुफा बना दी। मुझे थोड़ी चोट लगी है, मुझे आराम करने की जरूरत है। हम बाद में निकलेंगे, डाउलॉर्ड सोलिस्की ने कहा। बिल्कुल, मुझे कोई जल्दी नहीं है, निंग ने कहा। निंग समझ गया कि डाउलॉर्ड सोलिस्की शायद बिना ठीक हुए ही उसे ढूंढने निकल पड़ा होगा। ये डाउलॉर्ड विंसोस वाला आदमी वाकई बहुत बेवकूफ है। मरते हुए भी ये दूसरों को परेशान करना चाहता था। डाउलॉर्ड सोलिस्की गुफा में दाखिल हुआ, फिर कुछ निराश और शर्मिंदा होकर बैठ गया। शुक्र है कि यह बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है, वरना ये बूढ़ा अभी अभी मर जाता। जल्दी करो और ठीक हो जाओ, निंग ने आग्रह किया। ठीक है, डाउलॉर्ड सोलिस्की ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। डाउलॉर्ड सोलिस्की से भ्रामक वृत्तों की एक श्रृंखला निकलने लगी, जिससे स्पेस टाइम मुड़ने और विकृत होने लगा। आसपास के क्षेत्र में समय का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगा, जिससे उस क्षेत्र में समय बाहरी दुनिया की तुलना में लगभग 100 गुना तेज चलने लगा। संघनित अराजकता ऊर्जा की धाराएं डाउलॉर्ड सोलिस्की के चारों ओर घूमने लगीं, जिससे वह एक ब्लैक होल में बदल गया जिसने अराजकता ऊर्जा को निगल लिया। वह आदिकालीन अराजकता से ऊर्जा को उससे भी अधिक तेजी से अवशोषित कर रहा है, जितना मैं अराजकता रत्नों से ऊर्जा अवशोषित करता हूँ। निंग मन ही मन अवाक रह गया। इस प्रक्रिया को बंद होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। गुफा में अराजकता ऊर्जा की धाराएं गायब हो गईं और स्पेस टाइम सामान्य हो गया। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने अपनी आंखें खोलीं। गुफा के अंदर लगभग 1 साल बीत चुका था, जबकि बाहरी दुनिया में सिर्फ 3 दिन बीते थे। अब मैं ठीक हूँ। डाउलॉर्ड सोलिस्की अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। उस विंसोस बेवकूफ ने उस घटिया संरचना को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगाई होगी। उसके लिए अफसोस की बात है कि यह बूढ़ा सिर्फ 3 दिन में ही पूरी तरह ठीक हो गया। बधाई हो, बड़े भाई, निंग ने कहा। आहा, हाँ, मुझे बधाई तो मिलनी ही चाहिए। विंसोस खंडहरों तक मेरी यह यात्रा सफल रही। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने निंग की ओर देखा। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें वह पेंटिंग मिल गई? हाँ, मैंने तलवार की पेंटिंग हासिल कर ली है। निंग ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे इसमें तलवार की आभा के अलावा कुछ खास नहीं दिख रहा। आहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा।
इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसे देखने में मदद करूंगा, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे पेंटिंग प्रकट हो गई। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने पेंटिंग स्वीकार की, उसे खोला और देखा। उसने पहाड़ों और नदियों की ओर इशारा करते हुए हल्के से सिर हिलाया। कलात्मक रूप से कहें तो ये पेंटिंग वाकई भयानक है। सम्राट मिरज़नो पेंटिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, फिर भी उन्हें इसमें आनंद आता है। अगर उन्होंने पेंटिंग के असली दाव पर थोड़ी सी भी मेहनत की होती तो वे तुरंत पेंटिंग और सुलेख में अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की कुशलता प्राप्त कर लेते। फिर भी वे इसमें प्रशिक्षण लेने से इनकार करते हैं, बल्कि इसे अपना शौक मानते हैं। निंग ने कहा, शायद शौक ऐसे ही चलते हैं। अगर वह इसे अपनी साधना का हिस्सा मानता तो उसे इसमें मजा नहीं आता। शायद, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। तुम्हारी बातें तो सही हैं। खैर, हालांकि यह पेंटिंग देखने में बहुत भद्दी है, पर यह निश्चित रूप से एक शाश्वत हथियार जितनी कीमती है। आखिरकार, सम्राट मिरज़नो अपने दांवमज में सफल हो ही गए। वे एक प्राचीन, शाश्वत व्यक्ति बन गए। एक सफल दांवमज का मतलब है शाश्वत हो जाना। निंग को आश्चर्य हुआ। हाँ, शाश्वत। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने धीरे से सोचा, उसकी आंखों में एक दूर की नजर थी। हर संभव स्पेस टाइम सातत्य में सचमुच शाश्वत। चाहे कितना भी समय बीत जाए, वे शाश्वत और चिरस्थायी रहेंगे। ये बूढ़ा आदमी उस स्तर से बस एक कदम दूर है। लेकिन अफसोस, ये कदम सबसे कठिन कदम है। बस, बहुत हो गया। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। संक्षेप में, मुझे एक बार सम्राट मिरज़नो से मिलने का अवसर मिला था। हालांकि, लगभग 1000 अराजकता चक्र पहले, सम्राट मिरज़नो चले गए और अज्ञात लोकों में चले गए। अंतहीन आदिम अराजकता बस बहुत विशाल है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वास्तव में एक शाश्वत व्यक्ति बन गया था। सम्राट मिरज़नो स्वाभाविक रूप से अपनी यात्राएं जारी रखना और भी चीजें देखना चाहेंगे। वह एक चंचल और बेचैन इंसान थे। उनमें किसी भी शिष्य को सिखाने के लिए जरूरी धैर्य नहीं था। हालांकि, जाने से पहले उन्होंने कुल 40 तलवार की पेंटिंग्स बनाई, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। 40? निंग हैरान था। इतने सारे? ठीक है, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। 4 पेंटिंग्स के कुल 10 सेट। अगर आप एक पूरा सेट इकट्ठा कर सकते हैं और उन चित्रों में स्थापित परीक्षणों को पास कर सकते हैं, तो आप उनकी विरासत प्राप्त कर पाएंगे और उनके निजी शिष्य बन जाएंगे, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। हर एक सेट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है, और इसलिए सैद्धांतिक रूप से कहें तो वह ज्यादा से ज्यादा 10 शिष्य बना सकते हैं। लेकिन हाँ, सम्राट मिरज़नो ने उन 40 चित्रों को कई प्रदेशों में बिखेर दिया था। डाउलॉर्ड सोलेस्की हंसा। 4 चित्रों का पूरा सेट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। आपके पास जो ये चित्र है, वह उस सेट की तीसरी पेंटिंग है। निंग ने तुरंत कहा, लेकिन मुझे अभी तक कोई परीक्षण नहीं मिला। हाँ, हर एक मिरज़नो पेंटिंग अपने अंदर एक स्टेट वर्ल्ड समेटे हुए है, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। एक बार जब आप इसके अंदर जाएंगे, तो आपको एक परीक्षा दी जाएगी। अगर आप संबंधित तलवार कला में निपुण हो जाते हैं, तो आप परीक्षा पास करने में सफल हो जाएंगे। पुस्तक 25, अध्याय 9, बैडलैंड्स कोर्ट, एक जायदाद की दुनिया। निंग थोड़ा चौंका। उसने पेंटिंग को अपने साथ बांध तो लिया था, लेकिन उसे अभी तक उसके अंदर छिपी किसी जायदाद की दुनिया का पता नहीं चला था। निंग के चेहरे पर यह भाव देखकर डाउलॉर्ड सोलेस्की हंसने लगा। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। सम्राट मिरज़नो ने अपने लिए अच्छे शिष्य ढूंढने के इरादे से चित्रों के वे 10 सेट पीछे छोड़ दिए थे। हालांकि, एक सम्राट होने के नाते, जिसने अपने दांवमज में सफलता प्राप्त की थी और अनंत काल प्राप्त किया था, वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि उसके शिष्य महान शक्ति संपन्न हों। उन्हें कम से कम संसार डाउलॉर्ड बनने में सक्षम होना चाहिए था। वह किसी बड़े देवता या अमर पूर्वज को अपना शिष्य कैसे बना सकता था? वे बहुत कमजोर हैं, और कुछ तो अनगिनत अराजकता चक्रों से जीवित हैं और कभी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ नहीं बन पाएंगे। अगर कोई इतना कमजोर उसका शिष्य बन जाता, तो वह अपनी विरासत का एक स्थान गंवा देता। इस प्रकार, केवल विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही मिरज़नो पेंटिंग्स में छिपे असली रहस्यों को समझ सकते हैं। केवल वे ही इसके परीक्षण के योग्य हैं, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। तुम्हें कम से कम विश्व स्तर का विशेषज्ञ तो होना ही चाहिए। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, आपको विश्व स्तरीय विशेषज्ञ होना होगा, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने समझाया। अगर आप संसार डाउलॉर्ड होते, तब भी आप प्रवेश नहीं कर पाते। संसार डाउलॉर्ड बहुत शक्तिशाली होते हैं, वे आसानी से उसकी परीक्षा पास कर लेते। हालांकि, संसार डाउलॉर्ड पहले ही अपने रास्ते खोज चुके होते हैं और अपने दास खोज चुके होते हैं। उनकी विरासत उनके लिए बिल्कुल बेकार होगी। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही होने चाहिए। केवल विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही इन चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। केवल विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ही उनके शिष्य बनने के योग्य हैं, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। सम्राट मिरज़नो का दाव तलवार का दाव था। तुम बिल्कुल उपयुक्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उस द्वीप पर जाने दिया। ओह, निंग ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि डाउलॉर्ड विंसोस ने अपने शिष्य विश्व देवता केवक्राई को मिरज़नो पेंटिंग पर ध्यान करने के लिए कहा था। ये कहा जा सकता है कि वह अपने शिष्य को यह अवसर देकर वास्तव में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। दुर्भाग्य से, यह एक ऐसी परीक्षा थी जो एक शाश्वत सम्राट द्वारा निर्धारित की गई थी, जो अपने दांवमज में सफल हो गया था। उसका शिष्य बनने के लिए सभी 4 चित्रों को प्राप्त करना और उनमें निपुणता प्राप्त करना आवश्यक था, जबकि विश्व देवता केवक्राई एक भी पेंटिंग की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। अगर वह सफल हो जाते, तो डाउलॉर्ड विंसोस उन्हें एक अलग नजरिए से देखते और उन्हें जीवित रहने देते। मेरे पास सिर्फ एक ही पेंटिंग है, और कुल मिलाकर सिर्फ 10 सेट हैं। सम्राट मिरज़नो ने उन्हें पूरे प्रदेश में बिखेर दिया है। निंग ने चिंतित होकर कहा,
बड़े भाई, मुझे पूरा सेट कैसे मिलेगा? 10 सेट, 40 पेंटिंग्स। डाउ लॉर्ड सोलेस्की खुशी से मुस्कुराया। हर पेंटिंग के 10 सेट हैं, इसलिए आपके लिए पूरा सेट इकट्ठा करना नामुमकिन नहीं है। निंग ने ध्यान से सुना। मुझे सचमुच इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हें संयम बरतने और पेंटिंग्स के लिए साहसिक कार्य करने देना चाहिए था, लेकिन मेरी जल्दबाजी ने तुम्हें अभी अभी लगभग मार ही डाला। डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा, तो मुझे लगता है कि मुआवजे के तौर पर तुम्हें कुछ अच्छा देना ही उचित होगा। वैसे भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पकड़ो। डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने एक जेड स्लिप निकाली और उसे निंग की ओर फेंका। निंग ने पर्ची स्वीकार कर ली। इसे याद करो, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा। ठीक है। निंग ने तुरंत अपनी अमर ऊर्जा जेड पर्ची में भेज दी क्योंकि उसने इसे पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके दिमाग में सूचनाओं का प्रवाह आने लगा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। निंग को तुरंत ही जेड पर्ची में एक आजीवन शपथ मिल गई। उसकी सामग्री तक पहुंचने के लिए आजीवन शपथ लेनी पड़ती थी। निंग ने उस आजीवन शपथ को पढ़ा। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक शपथ थी कि किसी भी परिस्थिति में जेड पर्ची की सामग्री को उजागर नहीं किया जाएगा। अगर उसे अन्य स्रोतों से भी ऐसी ही जानकारी मिलती तो वह केवल वही हिस्सा दूसरों को बता सकता था जो उसने अन्य स्रोतों से सीखा था। ये शपथ ज्यादा कठोर नहीं थी। निंग ने जीवन की शपथ ली और फिर अपने मन में उमड़ रही भारी मात्रा में जानकारी को स्वीकार कर लिया। सम्राट मिरजनो के पास चित्रों के कुल 10 सेट हैं। हमें पहली पेंटिंग के 6 बिना मालिक वाले सेट मिले हैं। पहला सेट वोइड ब्लू क्षेत्र के लॉस्ट टावर सिटी की तीसरी स्तरीय दुनिया में स्थित है। हमें दूसरी पेंटिंग के 5 बिना मालिक वाले सेट मिले हैं। पहला स्नोफॉल टेरिटरी में है। हमें तीसरी पेंटिंग के 7 बिना मालिक वाले सेट मिले हैं। पहली पेंटिंग मिल गई है। हमें चौथी पेंटिंग के 3 बिना मालिक वाले सेट मिले हैं। निंग अवाक होकर देखता रहा। कुल मिलाकर केवल 40 पेंटिंग्स थीं, लेकिन यहाँ 21 पेंटिंग्स के रिकॉर्ड मौजूद थे। ये पेंटिंग्स अलग अलग इलाकों में बिखरी हुई थीं। बैडलैंड्स क्षेत्र में सिर्फ 2 पेंटिंग्स ही थीं। एक तीसरी पेंटिंग थी जो विंसोस खंडहरों के मुख्य भाग में स्थित थी। डाउ लॉर्ड विंसोस ने इसे बहुत पहले हासिल किया था। यह मुख्य भाग एक बेहद खतरनाक जगह थी जहाँ डाउ लॉर्ड विंसोस की मृत्यु हुई थी। ये कई खजानों से भरा था, लेकिन अनगिनत खतरे भी थे। विश्व स्तर के विशेषज्ञ जो भी इसमें प्रवेश करने की कोशिश करते लगभग हमेशा ही मारे जाते। दूसरी पेंटिंग पहली पेंटिंग थी। ये ऑलगॉड एस्टेट में स्थित थी। डाउ लॉर्ड ऑलगॉड ने इसे बहुत पहले हासिल कर लिया था। हालांकि यह राज्य के अंदरूनी इलाके में था जो उतना खतरनाक नहीं था। ऑलगॉड एस्टेट एक ऐसी जगह थी जहां आना तो आसान था, लेकिन वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। इस जेड स्लिप में विंसोस खंडहर और ऑलगॉड एस्टेट के भीतर आने वाले विभिन्न खतरों के बारे में विस्तृत जानकारी भी थी। बड़ा निंग सचमुच हैरान रह गया। उसके बड़े भाई के पास इतने महत्वपूर्ण खजाने के बारे में इतनी विस्तृत खुफिया रिपोर्ट क्यों थी जो इतने सारे इलाकों में बिखरा पड़ा था। निंग की नजर में इतनी कीमती जानकारी किसी अमर हथियार के बराबर थी। इस जानकारी के बिना उसे ये भी नहीं पता होता कि खोज कहाँ से शुरू करनी है। याद रखना, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने गंभीरता से कहा, तुम्हें किसी और से इस बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। समझ गया, निंग ने तुरंत कहा। भविष्य में जब तुम काफी मजबूत हो जाओगे तो तुम मेरे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जाकर खोज कर सकते हो, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा। हालांकि ये सभी जगहें काफी खतरनाक हैं। आसानी से पहुंचने वाली जगहों पर मौजूद लोगों को बहुत पहले ही पकड़ लिया गया है। जहां तक ऑलगॉड एस्टेट की बात है, अगर आप उसे चुनौती देना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा। जब डाउ लॉर्ड ऑलगॉड जिंदा था तो वह बेहद खतरनाक डाउ लॉर्ड था। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। निंग चौंका। डाउ लॉर्ड ऑलगॉड, क्या यह अविश्वसनीय था? ऑलगॉड एस्टेट। निंग ने इस जगह के बारे में पहले भी सुना था। ये बैडलैंड्स क्षेत्र में स्थित प्राचीन खंडहरों में से एक था और कहा जाता था कि यह विंसोस खंडहरों से भी ज्यादा खतरनाक है। उस जगह में प्रवेश करने वाले लगभग 30% प्राचीन देवता और अमर पूर्वज जीवित बच निकलते थे। वह बहुत ही भयानक रूप से शक्तिशाली था, डाउ लॉर्ड विंसोस से भी कहीं ज्यादा। डाउ लॉर्ड्स के बीच भी ऑलगॉड एस्टेट ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई कदम रखने की हिम्मत करे। डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने आह भरी। चलो, मेरे पास पहले से ही वो ताबीज है जिसकी मुझे जरूरत है। मेरे साथ बैडलैंड्स कोर्ट चलो। हम डाउ लॉर्ड बैडलैंड्स से मिलने जा रहे हैं। बड़े भाई, हम डाउ लॉर्ड बैडलैंड्स से मिलने जा रहे हैं। निंग हैरान था। जैसा कि मैंने कहा, मैं बैडलैंड्स क्षेत्र में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे 2 जगहों पर जाना है, डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने कहा। पहली जगह विंसोस खंडहर है। दूसरी जगह के लिए मुझे डाउ लॉर्ड बैडलैंड्स की मदद की जरूरत पड़ेगी। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। डाउ लॉर्ड बैडलैंड्स। वह निर्विवाद रूप से पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र का नंबर 1 साधक था। उसकी शक्ति अथाह थी। डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने निंग को विंसोस खंडहरों से बाहर निकाला। वे सिवनवाटर स्टार तक गए, फिर बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड की यात्रा के लिए अराजकता अमृत की 100 बोतलें खर्च की। फुश, तेज हवा चल रही थी। डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने निंग को हवा में एक बादल के ऊपर आगे बढ़ाया। उड़ते हुए निंग अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया था। बड़े भाई, क्या आप बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड में उड़ सकते हैं? इस अनंतलोक पर सचमुच कुछ प्रतिबंध लगे हैं। डाउ लॉर्ड सोलेस्की मुस्कुराया। इसके नियम उस प्राचीन शक्ति द्वारा बनाए गए हैं जिसने इस अनंतलोक का निर्माण किया था। लेकिन चूंकि एक व्यक्ति इन नियमों का निर्माण कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति इन नियमों का विरोध भी कर सकता है। ये बूढ़ा व्यक्ति दाउमज से बस एक कदम दूर है। अगर वह प्राचीन शक्ति साक्षात आ जाए तो वह मुझे दबा सकती है, लेकिन उसे गए अनगिनत साल हो गए हैं। ये खोखले नियम मुझे बांध नहीं सकते। निंग ने सिर हिलाया। ये बूढ़ा आदमी उड़ सकता है,
लेकिन कमजोर डाउलॉर्ड्स नहीं उड़ पाएंगे। डाउलॉर्ड सोलेस्की के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि का भाव था। हम यहाँ हैं। उसने सामने की ओर इशारा किया। उनके आगे एक विशाल झील थी जिसका आकार कम से कम 10 लाख किलोमीटर था। आम लोग इसे समुद्र कहेंगे, लेकिन साधकों के लिए यह वास्तव में एक अंतर्देशीय झील से ज्यादा कुछ नहीं थी। झील के ऊपर एक विशाल भूभाग दिखाई दे रहा था जो अनगिनत इमारतों से भरा हुआ था। उस विशाल भूभाग के सामने एक विशाल पत्थर का स्तंभ था। ये स्तंभ 3000 मीटर ऊंचा था और इस पर एक ही शब्द उत्कीर्ण था, बैडलैंड्स। उस स्तंभ से एक जोरदार, वीरतापूर्ण आभा फैल गई जिसने आसपास की दुनिया को हिला दिया। बैडलैंड्स कोर्ट, निंग ने धीरे से कहा। पौराणिक बैडलैंड्स कोर्ट। सच तो ये है कि वेवशिफ्ट सिटी में एक छोटा सा बैडलैंड्स कोर्ट भी था। हालांकि यही जगह इस संगठन का असली केंद्र और आधार थी। यहीं पर डाउलॉर्ड बैडलैंड्स रहते थे। बदहाल जमीनें। डाउलॉर्ड सोलेस्की निंग को नीचे ले गया और उनके बादलों को झील के पार उड़ा दिया। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। ये बूढ़ा आदमी यहाँ तुम्हारा खाना खाने और तुम्हारी शराब पीने आया है। बैडलैंड्स कोर्ट में कई लोगों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। जब उन्होंने फटेहाल, नंगे पांव बूढ़े आदमी को सफेद वस्त्र पहने एक युवक के साथ आसमान में उड़ते देखा तो वे सब अवाक रह गए। वह उड़ रहा है, तुम एक अनंत दुनिया में उड़ सकते हो। ये अभिमानी, अहंकारी आकृतियां थीं। ये विश्व देवता और अराजकता के अमर देवता थे जो बैडलैंड्स क्षेत्र में अपनी मनमानी कर सकते थे। और फिर भी उनके दिल कांप रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस अनंतलोक में किसी के उड़ने का क्या मतलब होता है। आकाश में उन आकृतियों को देखते ही उन सभी ने तुरंत दोस्ताना भाव बना लिए। आहा, बड़े भाई सोलेस्की, तुम आ गए। ये कितनी अच्छी बात है। अगर तुम मुझे घर बार से भी निकाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जोरदार ठहाका गूंजा जब एक नीला वस्त्र पहने आदमी और एक खूबसूरत महिला साथ साथ एक घर से बाहर निकले। वे हवा में उड़ते हुए डाउलॉर्ड सोलेस्की की ओर बढ़े। पुस्तक 25, अध्याय 10, एक अवतार। जब बैडलैंड्स कोर्ट के साधकों ने इन दोनों को निकलते देखा तो वे सभी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। देखा, हमारे बैडलैंड्स कोर्ट का डाउलॉर्ड बैडलैंड्स भी इस अनंतलोक में उड़ने में सक्षम है। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जी निंग डाउलॉर्ड सोलेस्की के बगल में खड़ा बस ये सब होते हुए देख रहा था। वह मन ही मन हैरान था कि सोलेस्की ने खुद कहा था कि कमजोर डाउलॉर्ड इस दुनिया में उड़ नहीं पाएंगे। डाउलॉर्ड सोलेस्की वाकई एक दुर्जेय व्यक्ति था जो पूरे इलाके पर कब्जा करने में सक्षम था। ओह, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने आश्चर्य से उस खूबसूरत महिला की ओर देखा। छोटी बहन याना, तुम भी डाउलॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बधाई हो बैडलैंड्स। तुम्हें पता भी नहीं कि हमारे कितने पुराने दोस्त तुम दोनों दाव साथियों से ईर्ष्या करते हैं। मैंने अभी हाल ही में सफलता हासिल की है। सुंदर महिला मुस्कुराई। और मैं तो बस पहले कदम पर हूँ। मुझे खुशी होगी अगर एक दिन मुझे आपकी शक्ति का एक अंश भी मिल जाए, बड़े भाई सोलेस्की। यान, एयर को बेवजह की बातों में समय बर्बाद करना बहुत पसंद है। मुझे हैरानी है कि वो डाउलॉर्ड भी बन गई। नीले वस्त्र पहने आदमी ने निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया। ये तुम्हारे वास्तेवेन पैलेस का सदस्य है? हाँ, वह वास्तेवेन पैलेस का भाई है। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने सिर हिलाया। जी निंग आपको नमस्कार करती है डाउलॉर्ड्स। निंग ने तुरंत दोनों का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। बैडलैंड्स क्षेत्र में हर कोई जानता था कि बैडलैंड्स कोर्ट का संचालन डाउलॉर्ड बैडलैंड्स करता है। किसने सोचा होगा कि उसका दाव साथी भी डाउलॉर्ड बन जाएगा। अफसोस, दाव साथी। कितना अच्छा होता अगर वह यूएई के साथ विशाल ब्रह्मांड की यात्रा कर पाता। सोलेस्की के शब्द सही थे। अनगिनत साधक डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और उसके दाव साथी से ईर्ष्या करते थे। वास्थेवन महल का एक भाई। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने निंग को दूसरी नजर से देखा और उसके बगल में खड़ी खूबसूरत महिला ने भी। दोनों को लगा कि यह जी निंग सचमुच बहुत भाग्यशाली है। ये समझना जरूरी है कि आदिकालीन अराजकता में भटकने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली समर्थक का होना सबसे जरूरी है। सामान्यतः वास्थेवन महल का एक भाई शब्द सुनकर कोई भी भयभीत हो जाता और हमला करने से हिचकिचाता। वास्तेहेवन पैलेस के सभी सदस्य एक दूसरे को भाई मानते थे। वे सचमुच एक एकजुट शक्ति थे। इस प्रकार केवल एक सच्चा पागल, विक्षिप्त व्यक्ति ही वास्तेवन महल के किसी सदस्य पर हमला करने का साहस कर सकता था। तीनों वुजियाओ देव जानवरों ने ऐसा करने का साहस केवल इसलिए किया क्योंकि उनका लालच पूरी तरह से उन पर हावी हो गया था, और इसलिए भी क्योंकि वे जानते थे कि विश्वदेव नॉर्थवेस्ट का कोई क्लोन नहीं है। अगर उसने वास्तेवन महल में कोई क्लोन छोड़ा होता तो तीनों वुजियाओ देव जानवर किसी भी परिस्थिति में उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाते। वास्टेवन पैलेस का भाई होने का अर्थ बैडलैंड्स कोर्ट का शिष्य होने से कहीं अधिक था। बैडलैंड्स कोर्ट के अनुयायी बैडलैंड्स क्षेत्र में जो चाहें कर सकते थे। यहाँ तक कि देव सम्राट ब्लैकलोड्स या फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड भी उनमें से किसी के साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हालांकि अनंत प्रदेशों के अन्य क्षेत्रों में बैडलैंड्स कोर्ट की उपस्थिति बहुत कम प्रभावशाली थी। इसके अलावा बैडलैंड्स कोर्ट के शिष्यों की स्थिति उनकी शक्ति के आधार पर स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। एक वृद्ध देवता या अमर पूर्वज के जीवन का मूल्य स्वाभाविक रूप से विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के जीवन से बहुत कम था। हालांकि वास्तेवन पैलेस अपने सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करता था। हर एक सदस्य का जीवन बेहद कीमती था और वास्तेवन पैलेस में शामिल होना बेहद मुश्किल था। एक बार इसमें शामिल होने में कामयाब होने के बाद इसकी शक्तिशाली आभा और प्रतिष्ठा से तुरंत सुरक्षा मिल जाती थी। इसके अलावा बैडलैंड्स कोर्ट कुल मिलाकर वास्तेवन पैलेस से कमजोर था। वास्तेवन पैलेस का डाउलॉर्ड सोलेस्की एक डाउलॉर्ड था जो डाउमज के कगार पर था, जबकि डाउलॉर्ड वारलॉर्ड ताकत में उसके काफी करीब था। अब जब उसने तीसरे डाउलॉर्ड को जन्म दे दिया था
तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। हालांकि बैडलैंड्स कोर्ट के पास एकमात्र दुर्जेय व्यक्ति स्वयं डाउलॉर्ड बैडलैंड्स था। इस बार मैं खाने पीने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हें कुछ परेशान करना है बैडलैंड्स। डाउलॉर्ड सोलिस्की बोलते हुए थोड़ा और गंभीर हो गया। ओह आओ आओ बैठकर बात करते हैं, डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने जल्दी से कहा। फुश फुश। डाउलॉर्ड सोलिस्की नींद का नेतृत्व कर रहे थे जबकि डाउलॉर्ड बैडलैंड्स अपनी पत्नी का चारों बैडलैंड्स कोर्ट के भीतर एक एकांत निवास में उड़ गए। पूरा बैडलैंड्स कोर्ट लगभग 1 लाख किलोमीटर का था, लेकिन ये कई पहाड़ों से भरा हुआ था जहां बैडलैंड्स कोर्ट के अनुयायियों ने घर बना रखे थे। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने एक ऐसा स्थान चुना था जो पूरे क्षेत्र में सबसे शांत और एकांत था। बैठना। इस फूस की झोपड़ी के अंदर एक लंबी लकड़ी की मेज थी। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और उसकी पत्नी मेज के एक सिरे पर बैठ गए जबकि डाउलॉर्ड सोलिस्की ने नीम को दूसरे सिरे पर बिठा दिया। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने व्यक्तिगत रूप से 2 कप सुगंधित शराब डाली। बड़े भाई सोलिस्की, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने कहा। वारलॉर्ड अब वास्थेवन पैलेस के नियंत्रण में है जबकि भाई ब्राइटफिश भी संसार डाउलॉर्ड बन गया है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, इसलिए मैं अब अपने डाउमच पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, डाउलॉर्ड सोलिस्की ने धीरे से कहा। लेकिन मुझे अभी भी इसमें सफल होने का पूरा भरोसा नहीं है। बैडलैंड्स क्षेत्र में आने का मुख्य कारण वेवशिफ्ट क्षेत्र है। निम इस चर्चा को ध्यान से सुन रहा था। वेवशिफ्ट क्षेत्र ये पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी इलाका था। बैडलैंड्स क्षेत्र में कई खतरनाक इलाके थे, कुछ तो आदिकालीन अराजकता से प्राकृतिक रूप से बने थे जबकि कुछ मृत संसार डाउलॉर्ड्स द्वारा छोड़े गए खंडहर थे। हालांकि वेवशिफ्ट क्षेत्र उस प्राचीन शक्ति की निजी संपत्ति थी जिसने बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड की स्थापना की थी। यह अविश्वसनीय खतरों के साथ साथ अनगिनत खजानों से भी भरा हुआ था। जो भी बड़े देवता और पूर्वज अमर इसमें प्रवेश करते थे उनकी मृत्यु निश्चित थी। इसमें प्रवेश करने वाले विश्व स्तरीय विशेषज्ञों में से अधिकांश भी नष्ट हो जाएंगे। तुमने ताबीज हासिल कर लिया? डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने पूछा। मैंने विंसोस खंडहर का दौरा किया और एक ताबीज हासिल किया। हाँ, डाउलॉर्ड सोलिस्की मुस्कुराया। ओह, डाउलॉर्ड बैडलैंड्स हैरान था। मैं भी उस जगह गया था, लेकिन जब मैंने थोड़ी भविष्यवाणी की तो मैंने भविष्यवाणी की कि अगर मैं जबरदस्ती वहां से गुजरने की कोशिश करूंगा तो मेरी जान जा सकती है। आखिरकार मैं वहां से चला गया। आहा, तुम अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे बैडलैंड्स। अंकगणितीय भविष्यवाणियों के मामले में तुम शीर्ष 3 डाउलॉर्ड्स में से एक हो। मेरा भाई वारलॉर्ड भी तुमसे थोड़ा कमतर है। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने आह भरी। तुम्हारी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी। डाउलॉर्ड विंसोस मर गया, लेकिन वह अब भी यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी मौत से कोई और फायदा न उठा सके। उसने जो आखिरी प्रलयकारी हमला किया, शुक्र है ये बूढ़ा जिंदा रहने में बेहद कुशल है। मेरे स्तर के दूसरे विशेषज्ञ जो दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं वे भी शायद मर गए होते। हम डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने सिर हिलाया। मेरी अपनी भविष्यवाणी भी यही कह रही थी कि अगर मैंने जबरदस्ती की तो शायद मैं मर जाऊंगा। डाउलॉर्ड सोलिस्की बेहद प्रसिद्ध थे। वास्तेवेन पैलेस के इतने शक्तिशाली होने का मुख्य कारण डाउलॉर्ड सोलिस्की की व्यक्तिगत शक्ति थी और उन्हें मारना बेहद मुश्किल था। अगर आप उन्हें नहीं मार पाते तो वह अंततः आपसे बदला लेने आते। इसलिए ज्यादातर प्राचीन शक्तियां उन्हें अपना दुश्मन बनाने को तैयार नहीं थीं। यही कारण था कि डाउलॉर्ड सोलिस्की इतना आत्मविश्वासी था कि विंसोस खंडहरों से होकर गुजरने में कामयाब रहा। अब जब तुम्हारे पास अनंत काल का तावीज है बड़े भाई सोलिस्की, तो तुम वेवशिफ्ट दायरे में जा सकते हो। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने सिर हिलाया। मैं उस जगह से वाकिफ नहीं हूँ। बैडलैंड्स, तुमसे ज्यादा उस जगह से कोई भी वाकिफ नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकोगे, डाउलॉर्ड सोलिस्की ने कहा। अपना एक अवतार भेजो और वेवशिफ्ट दायरे में मेरी यात्रा में मेरे साथ चलो। बेशक, मैं तुमसे ये सब मुफ्त में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बोलते हुए डाउलॉर्ड सोलिस्की ने एक संपत्ति खजाना निकाला और उसे सौंप दिया। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने खजाना स्वीकार किया, एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपना अवतार तुम्हारे साथ वेवशिफ्ट दायरे में भेजूंगा, बड़े भाई सोलिस्की, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे तैयारी के लिए 3 साल दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स की बात मानकर डाउलॉर्ड सोलिस्की थोड़ा निश्चिंत हो गया। डाउलॉर्ड्स के लिए अवतार बेहद महत्वपूर्ण थे और डाउलॉर्ड बैडलैंड्स के अवतार के वेवशिफ्ट दायरे की यात्रा में बच निकलने की संभावना बहुत कम थी। इसीलिए डाउलॉर्ड सोलिस्की को न केवल भारी कीमत चुकानी पड़ी बल्कि यह भी देखना पड़ा कि डाउलॉर्ड बैडलैंड्स उसे सम्मान देने को तैयार है या नहीं। सौभाग्यवश दोनों अच्छे मित्र थे। वह डाउलॉर्ड बैडलैंड्स को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। सबसे पहले डाउलॉर्ड बैडलैंड्स बेहद शक्तिशाली था, खुद डाउलॉर्ड सोलिस्की के बराबर। दूसरी बात, अगर बैडलैंड्स पूरे दिल से उसकी मदद नहीं करना चाहता था और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता था तो बैडलैंड्स के लिए गलत भविष्यवाणी करके मुसीबत खड़ी करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वाटर कर्टन होम मेरे घर के काफी पास है और वहाँ कोई नहीं रहता। बड़े भाई सोलिस्की, तुम मेरे युवा मित्र जीनिंग के साथ अभी वहीं क्यों नहीं रुकते? डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने कहा। बहुत अच्छा बैडलैंड्स, हमें भेजने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने तुरंत निम को यहाँ से जाने के लिए कहा। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स और सुंदर महिला कमल की स्थिति में बैठे रहे। महामहिम पति, सुंदर स्त्री कुछ चिंतित थी। वेवशिफ्ट क्षेत्र कई खतरों से भरा है और जैसा कि आप जानते हैं, जिस स्थान की यात्रा डाउलॉर्ड सोलिस्की कर रहे हैं उसे मुख्य क्षेत्र का हिस्सा माना जा सकता है। मुझे पता है,
डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने सिर हिलाया। हालांकि अवतार बनाना आसान नहीं है। अगर मैं 3 साल किसी स्थानिक खजाने में बिताऊं तो मैं एक थोड़ा कमजोर अवतार फिर से बना पाऊंगा। मेरा असली शरीर भी यहीं रहेगा, धीरे धीरे उसे सशक्त और मजबूत बनाता जाएगा। बड़े भाई सोलेस्की ने मुझे 2 अवतार बनाने के लिए पर्याप्त खजाना दिया है और थोड़ा सा बचा भी रहेगा। ठीक है, सुंदर महिला ने सिर हिलाया, लेकिन वह कुछ नाखुश रही। एक शक्तिशाली अवतार अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था, स्वयं डाउलॉर्ड बैडलैंड्स के लिए तथा संपूर्ण बैडलैंड्स न्यायालय के लिए भी।